आपको ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जिससे जो सवाल आपके एलपी के एग्जाम में आए वो सवाल आप कर पाओ। ठीक है, तो आपके 35% नंबर का जुगाड़ कराने के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। तो कई बार बच्चे कहते हैं डेमो क्लास दीजिए, हम आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आपको कौन? तो हमने कहा ठीक है, तो आप डेमो के तौर पर इस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप नए हो तो। शुरू करें आज की कहानी। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ सुशील कुमार हैं, श्रीराम कुमार, इंजीनियर गुरुजी, रेस ऑफ लाइफ, अंकित कुशवाहा, वेद मोटिवेशनल, मनीष चौधरी है, स्वेत को पढ़ाने इलेक्ट्रॉनिक आईटीआई कर रखा हो। ठीक है, आपने कहा तुम खोल के मुझसे पढ़ो, मैं अकेला ही पढ़ाने के लिए काफी हूँ। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर से। सबसे पहला पॉइंट आता है जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, पैदा करना जो होता है उसको बोलते हैं जनरेशन, उत्पादन। फिर उसके बाद भेजने का काम होता है कि बिजली पैदा हुई गुजरात में भेजनी है दिल्ली, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन यानी स्थानांतर। और मान लीजिए दिल्ली में पावर आ गई, दिल्ली में आ गई, अब दिल्ली में बांटना है, कोई फैक्ट्री लगा के बैठा है, कोई बड़ी सी कोचिंग खोल के बैठा है, एक पेट्रोल ऑफिस है, एक चिंटू की झोपड़ी है, तो बहुत सारे लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो उनकी वोल्टेज की जरूरत है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हम ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन मतलब जो तार जिससे आप पावर को क्या करते हो, भेजते हो, वो ट्रांसमिशन लाइन 3 प्रकार की होती है, एक शॉर्ट, एक मीडियम और एक लॉन्ग। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लंबाई 60 किलोमीटर से कम होती है। कितनी होती है? 60 किलोमीटर से कम लंबाई होती है, कहीं 80 किलोमीटर रहता है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ना, उससे अंदाजा लगा ले जाओगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई 60 किलोमीटर से कम होती है। कहीं किसी बुक में या कभी किसी एग्जाम में 80 किलोमीटर मान लेता है, तो सर हम कौन सा मानेंगे? आपके पास जो ऑप्शन आएगा उससे देखिए पता चल जाएगा कि 60 वाला है 80 वाला है। अब हम सवाल करेंगे तो अगर लंबाई 60 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट, या कहेंगे 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मानते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है 20 केवी से कम होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है वो 20 केवी होता है, 20 केवी से कम होता है, 20 केवी से कम वोल्टेज 20 केवी से कम होता है। और दूसरी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है लेंथ, वो 60 किलोमीटर से ज्यादा 160 किलोमीटर से कम, 60 से ज्यादा और 160 से कम होती है, 60 से ज्यादा 160 से कम होती है। कहीं किसी बुक में रखा है 80 और 250 के बीच में। अलग-अलग राइटर्स की बुक है, अलग-अलग डेटा दिया है और अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग माना। पीछे मैंने दोनों लिख दिया कि आपके पास जो ऑप्शन होगा उससे आप अंदाजा लगा ले जाओगे कि अगर 60 160 के आसपास दिख रहा है तब ये वाला पूछना चाह रहा है, और अगर 80 250 इस टाइप का दिख रहा है ये वाला पूछना चाह रहा है। तो 60 और 160 के बीच में अगर है या 80 और 250 के बीच में अगर लेंथ है आपके ट्रांसमिशन लाइन की तो वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जो वोल्टेज होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का वो 20 केवी से 100 केवी के बीच में होता है। जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 20 केवी से 100 केवी के बीच में। और फिर आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 160 किलोमीटर से ज्यादा और कहीं 250 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक सर, दो बता रहे हो आप कौन से याद रखेंगे? दोनों याद रखो, सवाल आएगा तब देख ले जाओगे। या तो ये डेटा मिलेगा, ये डेटा दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो लंबाई 160 से ज्यादा है या 250 से ज्यादा तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। यानी अगर आप ये मान रहे हो कि 80 से कम तो शॉर्ट, 80 और 250 के बीच में तो मीडियम, तो 250 से ज्यादा तो लॉन्ग। या अगर मान रहे हो कि 60 से कम तो शॉर्ट, 60 और 160 के बीच में तो मीडियम और 160 से ज्यादा तो लॉन्ग। वोल्टेज कोई कंफ्यूजन नहीं, वोल्टेज 20 केवी से कम है तो शॉर्ट, 20 और 100 के बीच में है तो मीडियम और 100 से ज्यादा है तो लॉन्ग। ये कहानी तो हो गई। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है चिंटू? रेजिस्टेंस। अरे चिंटू इधर देखो, अभी बातें करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस होता है। सर कैसा रेजिस्टेंस? देखो जैसे ट्रांसमिशन लाइन ये तार है ट्रांसमिशन लाइन का, तो क्या कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा ट्रांसमिशन लाइन का? हाँ होगा सर, कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होता है, तो जिसका इंडक्टेंस प्रेरकत्व भी होता है, कुछ इसका क्या होता है? प्रेरकत्व भी होता है। अच्छा एक लाइन ऊपर दूसरी लाइन नीचे है, दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस और धारिता भी होती है। दो लाइन के बीच में एक कैपेसिटेंस का निर्माण भी होता है। ट्रांसमिशन लाइन में एक ये फेज है R, एक दूसरा फेज है Y और एक फेज है B। मान लीजिए 3 फेज है R Y B। इसके बीच में संधारित्र का निर्माण होगा, इसके बीच में कैपेसिटेंस का निर्माण होगा, ऐसे इसके बीच में कैपेसिटेंस का निर्माण होगा धारिता का। जब दो मेटल की प्लेट होती है, बीच में इंसुलेटर होता है तो कैपेसिटेंस वहां बन ही जाता है। तो आपके ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसका रेजिस्टेंस है R, L का उसका इंडक्टेंस, और दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कैपेसिटेंस धारिता तो ही बना रखा है R, L और C। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट करके चलते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में C नेगलेक्टेड, C का मान नेगलेक्ट करके चलते हैं। C को क्या हटा दिया जाता है? C को हटा दिया जाता है। सर ये पूछा जाएगा नहीं पूछा गया है आपके एग्जाम में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो कैपेसिटेंस होता है इसके बीच में उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उसका मान बहुत कम होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस लेते हैं, क्या हाल लेते हैं? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि इसका मान ठीक होता है, मतलब ज्यादा होता है इसलिए छोड़ते नहीं है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसको लेते हैं कैपेसिटेंस, C को लेते हैं। C क्या है? दो लाइन के बीच जो कैपेसिटेंस बन रहा है, R ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, L ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अब ट्रांसमिशन लाइन में एक टर्म होता है सर्ज इंपेडेंस। सर्ज इंपेडेंस क्या लिखा है? सर्ज इंपेडेंस, इसको ZS से करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला होता है √L/C ओम में। सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला होता है √L/C जो कि ओम में होता है। L क्या है? L है ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी लंबा लेंथ, सॉरी L जो है ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस। L क्या है? इंडक्टेंस। प्रेरकत्व है ट्रांसमिशन लाइन का। सर प्रेरकत्व क्या होता है? वो जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे देखोगे। L क्या है? इंडक्टेंस। प्रेरकत्व। C क्या है सर? C कैपेसिटेंस धारिता। सर मुझे इंडक्टेंस की परिभाषा बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूं। क्यों सर? शॉर्ट टाइप का बैच वो बताएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीजें हम मान चलते हैं आपको आती हैं। ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात। L क्या है? इंडक्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस धारिता। सर इंपेडेंस का फार्मूला √L/C। L क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व। C क्या है? ट्रांसमिशन लाइन की धारिता। R क्या है? R है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। L क्या है? सीरीज इंडक्टेंस, सीरीज प्रेरकत्व। और C क्या है? C पैरेलल में है दो लाइन के बीच में, इसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस। शंट मतलब होता है पैरेलल, शंट मतलब होता है पैरेलल, शंट संधारित्र या पैरेलल संधारित्र। तो ये दो लाइन के बीच में होता है। यहां तक कि कोई कहानी बताओ किसी को, सवाल आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा। पेपर आउट कर रहा हूं मैं। क्या सर? सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होती है ओवरहेड लाइन के लिए, अंडरग्राउंड केबल के लिए? सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होती है? सर्ज इंपेडेंस ओवरहेड लाइन के लिए यानी सीरो पर लाइन, जो लाइन आपके घर के ऊपर से छत के ऊपर से जाती है, वो लाइन जो है उसके लिए सर्ज इंपेडेंस का मान 400 ओम होता है। और जो जमीन के अंदर केबल जाती है, भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल, उसके लिए सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू 40 ओम होती है। 40 ओम अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 ओम और सीरो पर लाइन के लिए 400 ओम। 400 ओम। ZS के फार्मूले में देखो √L/C। L बढ़ेगा ZS बढ़ेगा, L घटेगा ZS घटेगा, L बढ़ा ZS बढ़ा, L घटा ZS घटा, C बढ़ेगा ZS घटेगा, ये बढ़ेगा घटेगा, उल्टा रिलेशन है बिल्कुल बात। C बढ़ा ZS घटा, C घटा ZS बढ़ा, वही लिखा है। C बढ़ा ZS घटा, C घटा ZS बढ़ा। इस फार्मूले में सर्ज इंपेडेंस के क्या कहीं लंबाई नजर आ रही है ट्रांसमिशन लाइन की? हां सर L तो है। नहीं चिंटू, L लंबाई नहीं, वो इंडक्टेंस है। फिर आपने तो बोला सारी गलती से मुझे लगेगा। L इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है। L प्रेरकत्व है, C धारिता है, ये अंडर रूट है। यहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई है ही नहीं। यानी जो सर्ज इंपेडेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ यानी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। सर्ज इंपेडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यानी आप ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, सर्ज इंपेडेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सर्ज इंपेडेंस का मान 400 ओम ओवरहेड लाइन के लिए, 40 ओम अंडरग्राउंड केबल के लिए। याद रहेगा? अरे बोलो, वैसे सवाल पूछ लेता है कि एक 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए सर्ज इंपेडेंस कितना है? तो बोलो 200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस कितना होगा? उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई पर डिपेंड करता नहीं। बोले 400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस कितना है? तो बोलो 500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इंपेडेंस कितना होगा? उतना ही होगा जितना पहले था। क्यों? क्योंकि लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई को कम करो ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता सर्ज इंपेडेंस पे। यहां तक कि कहानी में कोई कंफ्यूजन? बोलो किरण घोष,
राकेश श्रीराम, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हम पहले कंप्लीट बैच ज्वाइन कर रखे हैं, आपका किसी और का, उससे 2-4 टॉपिक पढ़े, आधा पढ़े, इस बैच को ज्वाइन करें कि ना करें। इस बैच की फीस बहुत कम रखी गई है 399। अगर आप उस बैच से आधा पढ़ चुके हो, आधा पढ़ना चाह रहे हो, तो आप इस बैच को अगर आप लोगे तो शॉर्ट में होगा, आपका रिवीजन को अगर आपने लिखा है, आपको के साथ पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप, चलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ज इंपेडेंस का मान भूमिगत केबल के लिए कितना होता है, ओवरहेड लाइन के लिए कितना होता है, 400 और 40 ओम। सर्ज इंपेडेंस फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर एल एल क्या है, प्रेरक तो सी क्या है, एल इंडक्टेंस की कैपेसिटेंस, लंबाई पे निर्भर नहीं करता है सर्ज इंपेडेंस। चलिए नेक्स्ट, अगला हम आपको बताने जा रहे हैं फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। देखो आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये आर उसका रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई लोड लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, ये आपने वोल्टेज भेजा, कितना भेजा, 11 kV वोल्टेज भेजा मैंने। ये मोदी जी ने वोल्टेज भेजा गुजरात से, बोला जाओ दिल्ली ले आओ राजकुमार सर को, ये मोदी जी ने वोल्टेज भेजा गुजरात से। तो मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मोदी जी ने गुजरात से वोल्टेज भेजा कहाँ, दिल्ली, ये लोड है, मैं हूँ ये पेरेवल ऑफिस से, मान लीजिए CW, 11 kV वोल्टेज भेजा गया। ट्रांसमिशन कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है। नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, इसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसमें भी कुछ वोल्टेज का नुकसान होगा, जो यहाँ वोल्टेज पहुंचता है वो कम पहुंचता है। अगर आप 11 kV वोल्टेज भेजोगे तो नॉर्मली लोड के पास 10 kV या 9 kV कुछ ऐसे वोल्टेज ही पहुंचेगा, जितना भेजोगे उससे कम पहुंचेगा। जो वोल्टेज लोड को मिलता है उसको बोलते हैं VR, रिसीविंग एंड का वोल्टेज, यानी प्राप्त किया गया, रिसीव किया गया जो वोल्टेज, प्राप्त किया गया वोल्टेज। VS जो वोल्टेज भेजा गया, VR जो वोल्टेज लोड को मिला। सामान्यतः जनरली VS ज्यादा होता है, VR कम होता है, VS ज्यादा होता है, VR कम होता है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन लाइन में जो लोड लगा है बहुत हल्का लोड लगा है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में जो लोड लगा है बहुत हल्का लोड लगा है, या ट्रांसमिशन लाइन पे नो लोड है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में लाइट लोड है, हल्का लोड लगा है, बहुत हल्का लोड, या ट्रांसमिशन लाइन नो लोड है, शून्य भार पे है, तो उस वक्त रिसीविंग का वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा हो जाता है। यानी आपने भेजा 11 kV, यहाँ पहुंचा है 15 kV। ये जादू हुआ कैसे भाई, आपने भेजा 11 kV, पहुंचा है 15 kV। ऐसा कब होगा, जब आपका लोड बहुत हल्का होगा, लाइट लोड होगा, या लोड ही नहीं होगा, तब होगा। और कहां होगा, केवल मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होगा। क्या कि जो वोल्टेज भेजा मोदी ने भेजा 11 और पहुंच गया कितना 15, जितना भेजा उससे ज्यादा हो गया, वोल्टेज तो अजीब हो गया। इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया फेरांटी ने, इसको देखा किसने, फेरांटी ने, इसको नाम दिया गया फेरांटी इफेक्ट। कि पापा ने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाले, बोले बेटा चेक कर लो पैसा आया कि नहीं आया। आपने तुरंत फोन उठाया, यूपीआई खोला, पापा ने डाला 10,000, यहाँ पे दिखा 11,000 रुपए, 1500 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। कहां से आ गया, काला धन आ गया 1500 रुपए। मुझे बोला 15 लग गया 1500, कोई बात नहीं, 1500 भी कम नहीं है। आपने वोल्टेज भेजा 11 kV मिल गया 15 kV, प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया थी, अनयूजुअल घटना थी। कभी ऐसा होता नहीं, और कभी ऐसा होता है कब, जब मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे लगा हुआ लोड बहुत हल्का हो या ना लोड हो, इसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ऐसा होता है कैपेसिटर के कारण, ये जो काम हुआ है कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर काम करता है, कैपेसिटर जहां रहता है वहां काम करता है। कैपेसिटर को कहां लेते थे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगे, शॉर्ट में उसको नेगलेक्ट कर देते थे, नगर मान लेते थे, क्योंकि इसका मान बहुत कम था, क्योंकि इसका मान क्या था, बहुत कम। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां की दिक्कत नहीं होगी फेरांटी इफेक्ट वाली, नहीं, कहां दिक्कत होगी, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो फेरांटी इफेक्ट क्या है, अगर आप के मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लगा हुआ लोड बहुत हल्का है, लाइट लोड है, या नो लोड है, शून्य भार है, तो रिसीविंग का वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा हो जाता है, इसी को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। इस प्रक्रिया को किसने ऑब्जर्व किया, फेरांटी ने। फिर सवाल है इस प्रक्रिया को, इस फेरांटी इफेक्ट को कम कैसे किया जाए। मैं नहीं चाहता कि वोल्टेज भेजूं, मैं 11 kV पहुंचे 15 kV, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं तो इसी में खुश रहूंगा कि मैंने 11 kV भेजा तो 11 kV ही यहां पे पहुंचे। सर इसमें क्या दिक्कत है पापा, अगर कोई बात नहीं, 1500 कम नहीं है। आपने वोल्टेज भेजा 11 kV मिल गया 15 kV, ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया थी, अनयूजुअल घटना थी। कभी ऐसा होता नहीं, और कभी ऐसा होता है कब, जब मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे लगा हुआ लोड बहुत हल्का हो या ना लोड हो, इसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ऐसा होता है कैपेसिटर के कारण, ये जो काम हुआ है कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर काम करता है, कैपेसिटर जहां रहता है वहां काम करता है। कैपेसिटर को कहां लेते थे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगे, शॉर्ट में उसको नेगलेक्ट कर देते थे, नगर मान लेते थे, क्योंकि इसका मान बहुत कम था, क्योंकि इसका मान क्या था, बहुत कम। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां की दिक्कत नहीं होगी फेरांटी इफेक्ट वाली, नहीं, कहां दिक्कत होगी, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो फेरांटी इफेक्ट क्या है, अगर आपके मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लगा हुआ लोड बहुत हल्का है, लाइट लोड है, या नो लोड है, शून्य भार है, तो रिसीविंग का वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा हो जाता है, इसी को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। इस प्रक्रिया को किसने ऑब्जर्व किया, फेरांटी ने। फिर सवाल है इस प्रक्रिया को, इस फेरांटी इफेक्ट को कम कैसे किया जाए। मैं नहीं चाहता कि वोल्टेज भेजूं, मैं 11 kV पहुंचे 15 kV, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं तो इसी में खुश रहूंगा कि मैंने 11 kV भेजा तो 11 kV ही यहां पे पहुंचे। सर इसमें क्या दिक्कत है पापा, अगर 10,000 रुपए भेज रहे हैं, हमारे पास 11,000 रुपए आ रहा है, तो चेंज टू पापा तुम्हारे सारे खर्चे को जोड़ के कैलकुलेट करके 10,000 रुपए भेजते हैं। अगर 1500 रुपए एक्स्ट्रा भेजेंगे तो चिंटू रात में आरएस ले आएगा, चिंटू सिगरेट ले आएगा, फिल्म देखने जाएगा, बुढ़िया तो शिकार हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा भी खतरा पैदा कर सकता है। तो पापा चाहेंगे जितना पैसा भेजो उतना ही आपके पास पहुंचे, यानी जितना वोल्टेज भेजा उतना ही वोल्टेज मैं चाहता हूं यहां पे पहुंचे, एक्स्ट्रा वोल्टेज ना पहुंचे। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए लोड के समांतर में इंडक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंडक्टर, जिसको बोलते हैं प्रेरक। लोड ए इंडक्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द लोड, एक लोड के समांतर में इंडक्टर का प्रेरक लगाते हैं, जिससे फेरांटी इफेक्ट को कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फेरांटी इफेक्ट की कहानी समझ आई सबको, हां बोलिए कमेंट करके सभी लोग, जितने भी लोग हैं फेरांटी इफेक्ट की कहानी समझ में आई। ये बीएस जो वोल्टेज सेंडिंग का वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज मतलब प्रेषित विभव भेजा गया, वी आ गया रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त किया गया विभव, ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस वगैरह है, इंडक्टेंस वगैरह है, ये लोड है। अब वी आ जब वीएस से ज्यादा हो गया, ये फेरांटी इफेक्ट हो गया, उसको कम करने के लिए हमने लोड के समांतर में इंडक्टर लगाया, तो रिड्यूस फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी प्रभाव को कम करने के लिए। तो फेरांटी प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, लोड के पैरेलल में इंडक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंडक्टर। देखो अब कहानी देखो, फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, वी आर बिकम्स ग्रेटर देन वीएस, यानी वी आर का मान वीएस से ज्यादा होता है, वी आर का मान वीएस से ज्यादा, वी आर का जो वोल्टेज मिला लोड को प्राप्त किया गया, वीएस जो भेजा गया। दूसरा ये कब होता है, जब ट्रांसमिशन लाइन नो लोड होती है, लाइट लोड होती है। जब ट्रांसमिशन लाइन नो लोड यानी शून्य भार, कोई लोड ही ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, जब बहुत हल्का लोड लगाओ तब होता है। किसमें होता है ये, इट अकर्स इन मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू कैपेसिटेंस। किसमें होता है, केवल मीडियम में और लॉन्ग में, शॉर्ट में
नहीं हुआ। अच्छा मीडियम और लॉन्ग में क्यों होता है? कैपेसिटर के कारण। यदि हल्का करंट केवल मध्यम और लंबी ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। सवाल आएगा क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है? आपका जवाब होगा ना। मीडियम में होता है हाँ, लॉन्ग में होता है हाँ। क्यों मीडियम और लॉन्ग में होता है? क्योंकि मीडियम और लॉन्ग में कैपेसिटर हम लेके चलते हैं। कैपेसिटर चार्जिंग करंट देता है, कैपेसिटर की कहानी अलग है, ठीक है। तो सर करंट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम नहीं चाहते वी आर का मान वी से ज्यादा, हम चाहते हैं वी आर का मान वी के बराबर हो। उसके लिए क्या करेंगे? इंडक्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू लोड टू रिड्यूस करंट इफेक्ट। करंट के प्रभाव को कम करने के लिए लोड के समांतर में इंडक्टर लगाते हैं। बोलिए यहां तक की कहानी क्लियर? करंट इफेक्ट का नाम सत्य हो गया। नीलोत्पल अमित कोई बात नहीं, फिर ज्योति दंग बीच तो फिर क्या पिएंगे? आप बताओ क्या पिए कि आज पिछले आधे घंटे में इससे 50 से ज्यादा सवाल बना सकते हो आप। सवाल इससे बनेगा करंट में कहां होता है? शॉर्ट में बोलना, मीडियम में हाँ, लॉन्ग में हाँ। मीडियम और लॉन्ग में क्यों? क्योंकि उसमें कैपेसिटर होता है। कब होता है? जब लोड नहीं लगा होता है, या जब लोड लगा होता है। अब बोलना जब लोड नहीं लगा होता है तब। सुन लो भैया, जब हल्का लोड लगा होता है। अच्छा कैसे करते हैं इसको? लोड के समांतर में क्या कैपेसिटर लगाते हैं या रेजिस्टर लगाते हैं या इंडक्टर लगाते हैं? तब लोड के समांतर में इंडक्टर लगाते हैं। क्या करने के लिए? करंट को कम करने के लिए। खत्म कहानी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई क्या होती है? मीडियम की लंबाई क्या होती है? लॉन्ग की लंबाई क्या होती है? शॉर्ट में लॉन्ग का वोल्टेज कितना होता है? शॉर्ट का वोल्टेज 20 से कम, मीडियम का 20 से ज्यादा, मीडियम का 20 और 100 के बीच में और लॉन्ग का 100 के बीच ज्यादा। सर्ज इंपेडेंस होता है। सर्ज इंपेडेंस होता है अंडर सी अंडर मतलब पैरेलल के भीतर L/C L क्या है? ब्रेक कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस L इंडक्टेंस कैपेसिटेंस 400 ओम ओवरहेड लाइन के लिए 40 ओम, भूमिगत केवल अंडरग्राउंड केबल के लिए। लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। सर्ज इंपेडेंस। आगे बढ़ो सवाल पूछा गया इसको होगा उड़ा दोगे चिंटू तुम। ये सब कहानी जो सवाल है ये पीडीएफ में रहेंगे। इन सब सवालों पे टिक लगा हुआ है तो सही है। इसको समझाने की जरूरत नहीं, आप जो चोरी पढ़ी उस पर बेस्ड सवाल है, कोई समझाने की जरूरत नहीं इसको। जब आपके बैच में पीडीएफ अपलोड होगी उस पीडीएफ में सवाल भी रहेंगे, आपको देखना होगा, देखना समझना। अब इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद ही कर ले जाओगे। जितना पीडीएफ है उस पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं। फ्रंट की कहानी इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट करने में 7 यार मैं कर दे रहा हूं। जब एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 केवी से अधिक है तो किस रूप में जाना जाता है? मतलब लेंथ ऑफ ओवरहेड लाइन इज मोर देन 150 किलोमीटर है, लाइन वोल्टेज मोर देन 100 केवी से ज्यादा है तो लॉन्ग ही होगा। 20 केवी से कम तो शॉर्ट, 20 और 100 के बीच में मीडियम, 100 के बीच ज्यादा तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग। लो बिहार द वोल्टेज रेटिंग ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 100 केवी से ज्यादा, 100 केवी से ज्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 100 केवी से ज्यादा। सर ये 100 ट्रांसमिशन लाइन की प्रभावी लंबाई किससे कम होती है? आपके पास ऑप्शन है 80 किलोमीटर से कम, 160 मीटर से कम, 320 मीटर से कम, 100 किलोमीटर से कम। या तो 60 होता है, 80 होता है, सोचते 60 मीटर 80 किलोमीटर से कम रखा है, हमने कर दिया। भाई 100 की लंबाई क्या होती है? हमने बोला क्या तो 80 से कम लिखोगा तो 60 से कम होगा। ये तो मिलता है बुक्स में, यहां 80 से कम रखा है, ठीक है। हमें 80 किलोमीटर से कम होती है या 60 किलोमीटर से कम होती है। एक ही ऑप्शन मिलेगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक है। अगला सवाल आता है सैग का। सैग क्या है? वही सैग को बोलते हैं झोल। एक टावर ये ले लो, एक टावर ये ले लो और दोनों बीच में कंडक्टर को बांध दो, ऐसे बांध दो कंडक्टर को। कंडक्टर थोड़ा सा झूल जाएगा, क्या होगा? थोड़ा सा झूल जाएगा कंडक्टर, ऐसा झूलेगा नहीं झूलेगा? अरे एक खंभा ये है, एक खंभा ये है सर, इस खंभे पे हम उस खंभे पे कभी चढ़ के सुसाइड करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो। अरे तो सुसाइड करना है, जब सिलेक्शन ना होने पर उसके पहले जान लगा दो, पढ़ने में नौबत नहीं आएगी। एक खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है, दोनों के बीच हमने क्या कर दिया? दोनों के बीच हमने क्या कर दिया? एक वायर लगा दिया, ट्रांसमिशन लाइन का कोई तार। ट्रांसमिशन का तार थोड़ा सा झूल जाता है, तो जहां से आपने बांधा है ये लाइन देखो, जहां से बांधा है यहाँ, ये एक तो यहाँ बात है, यहाँ बात है, और तो सबसे निचला हिस्सा इसका, सबसे निचला हिस्सा इसको ऐसे कर दो। ये जो लंबाई होती है ना, दूरी यही होती है सैग। मतलब आपने इस खंभा लिया तो और इसके बीच में ट्रांसमिशन लाइन को बांध दिया तो ट्रांसमिशन थोड़ी सी लटक जाएगी नहीं लटक जाएगी? हाँ सर, ट्रांसमिशन लाइन इधर लगती है और ट्रेन में आप नहीं पाएंगे तो हम लटक जाएंगे। चेन 2 ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी लटक जाएगी, तो जहां से बांधा गया वो पॉइंट ये है और इस ट्रांसमिशन लाइन का सबसे निचला हिस्सा ये दोनों के बीच की दूरी इसको सैग बोलते हैं, झोल। क्या बोलते हैं? झोल। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की बात करें, इसका वेट बाहर नीचे लगता है, किसी चीज का भार नीचे लगता है, इसका वेट नीचे लगता है और इसमें तनाव लगता है, वो लंबवत लगता है, वेट लंबवत, ये तनाव होता है। ट्रांसमिशन लाइन तनाव है, क्या है तनाव? ये आपका क्या है? चालक कंडक्टर। ये आपका दो खंभा है जो सपोर्ट कर सकते हो, जिस पॉइंट पे बांधा गया और सबसे न्यूनतम बिंदु दोनों के बीच, दूरी को सैग बोलते हैं। ये जमीन है आपकी, सैग क्या है? झोल। कितना नीचे लटक गया? कितना नीचे लटक गया? अरे बोलो चिंटू, कितना नीचे लटक गया? सैग का फार्मूला होता है WL/8T। सर 8 कहां से? फार्मूले का हिस्सा है सर, डेरिवेशन कराओ, डेरिवेशन कराएंगे तब जाओगे 13 में। सैग का फार्मूला WL/8T, यहां से क्या पता चल रहा है? सैग समानुपाती है W का वेट, भार, कंडक्टर का भार, ट्रांसमिशन लाइन का भार। L क्या है? L है दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच की दूरी है L। और ठीक है, ये तनाव यानी टेंशन, ठीक है तनाव। भाई कोई भी रस्सी ले लो आप, कोई भी रस्सी ले तो उसमें थोड़ा तनाव होता नहीं होता है? बोलो कोई भी रस्सी आप लोगे तो उसमें तनाव नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये अभी इसमें तनाव है लेकिन बहुत ज्यादा ठीक है तनाव है, पर ढीला छोड़ दिया और तनाव कम हो गया, और ढीला छोड़ दिया और तनाव कम हो गया, ऐसे कर दिया, तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ गया, अब पूरा कस के खींच देंगे तो टूट ही जाएगा, टूट ही जाएगा। हमें तोड़ना नहीं है इसको। सर वो चार्जर है, फास्ट चार्जर, बहुत फास्ट चार्ज करता है। बोलो अगर आप इसको ऐसे झुला के रखते हो, इसमें टेंशन है बहुत कम है, तनाव है बहुत कम है, खींच दोगे तनाव ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जब दो कंडक्टर के बीच बंधी रहती है उसमें टेंशन तो होता ही है, आगे टेंशन है, टेंशन क्या है? ये वेट है दोनों के बीच, साइड होता है झोल, वो W के समानुपाती, L² के समानुपाती और T के समानुपाती होता है। W क्या है? कंडक्टर का भार, चालक का भार। L क्या है? लेंथ, L क्या है? लेंथ सपोर्ट के बीच की दूरी, ये L। और T क्या है? टेंशन इन कंडक्टर, टेंशन इन कंडक्टर, चालक पे तनाव। इससे सवाल जो पूछा जाता है वो ये, इस फार्मूले में कहीं भी जो एक खंभा है इसकी ऊंचाई है क्या? इस खंभे की ऊंचाई है? नहीं सर, ये L है ना सर। अरे L तो दोनों के बीच की दूरी है, दोनों सपोर्ट के बीच दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी है। अच्छा सर, W इस कंडक्टर का भार है, T सर, T तो तनाव है। अच्छा सर, लंबाई नहीं, इस खंभे की लंबाई यानी इस खंभे की ऊंचाई कहीं भी फार्मूले में नहीं। इसका मतलब सैग जो सपोर्ट है खंभा उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। सैग डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ सपोर्ट। सैग कमान सपोर्ट है टावर की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? वेट पे। अगर कंडक्टर भारी होगा तब काफी नीचे लटक जाओगे आप, और ज्यादा सैग होगा, ठीक। अगर सपोर्ट के बीच की दूरी ज्यादा होगी, L ज्यादा होगा तो भी सैग ज्यादा होगा। भाई अगर एक खंभा आपने यहां लगाया, एक खंभा 5 मीटर बाद लगा पाकिस्तान में, खूब नीचे लटक जाएगा, खूब नीचे लटक जाएगा, ऐसे दूसरा खंभा दूर पे, फिर नीचे कार से जाएगा, कार की छत पे टच होगा, कार की छत पे टच होगा लाइन का कंडक्टर। ऐसा नहीं करना आपको, आपको एक सपोर्ट लगाना, दूसरा सपोर्ट कुछ दूरी पर लगा देना, ठीक है। तो सैग की कहानी समझ आई? जो सैग है ये, जो कंडक्टर का शेप लटकने के बाद उसका शेप बनता कैसे है? कंडक्टर जो लटक जाती है उसका शेप कैसे बनता है? लटकने के बाद ऐसे शेप बनता है, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? अगर हम झोल का आकार देखें तो आदर्श रूप से हम उसको कैटेनरी मानते हैं, कैटेनरी CATNRY। और प्रैक्टिकली देखा जाए वास्तविक रूप से तो पैराबोलिक मानते हैं, पैराबोलिक। जो कंडक्टर लटकता है, झूलता है, उसका जो शेप होता है आदर्श रूप से हम उसको कैटेनरी मानते हैं और प्रैक्टिकल रूप से पैराबोलिक। सर कैटेनरी क्या होता है? कैटेनरी का मतलब सोने की चेन, कोई भी चेन लो, अपने हाथ में ले लो, एक हाथ यहाँ पकड़ो, एक हाथ यहाँ पकड़ो। चेन कैसे? हमारी काफी लंबी चेन है, ऐसे पूरी लटक जाएगी, ऐसे होगी नहीं होगी, तो काफी लंबी चेन है और मैं ऐसे दोनों हाथों में से बांध दूंगा, यहाँ पकड़ो, 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 लटक जाएगी।
ये जो सेफ है क्या है, ये बोलता है कैटेनरी से, कैटेनरी। और पैराबोलिक क्या है, अगर इस दूरी को बढ़ा दें, हम इस दूरी को बढ़ा दें तो फिर ये फैल नहीं जाएगा ऐसे, उसको बोलते हैं पैराबोलिक। मतलब ये सपोर्ट यहाँ और ये सपोर्ट यहाँ, प्रक्रिया ऐसी होता है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक। हर वलयाकार, हर वलयाकार। तो आपसे पूछा जाए आदर्श रूप से सैग का आकार कैसा होता है, बोलना कैटेनरी। कैटेनरी का मतलब समझ में आ गया होगा जिस तरीके से, और आदर्श रूप से पैराबोलिक। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको पैराबोलिक दिख रहा है, कैटेनरी दिख रहा है, कैटेनरी मार दो। अगर आपको ऑप्शन में कैटेनरी दिख रहा है, पैराबोलिक दिख रहा है, तो पैराबोलिक मार दो। अगर पैराबोलिक नहीं दिख रहा है, कैटेनरी केवल दिख रहा है, कैटेनरी मार दो। ये तो पूछेगा आदर्श रूप से या फिर वेक्टर रूप से। अगर ज्यादा हम पैराबोलिक मान के चलते हैं, ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता पैराबोलिक वाला, हर वलयाकार। अब तो दूसरा सवाल आपके एग्जाम में आता है कि अगर तापमान बढ़ता है तो सैग पे क्या फर्क पड़ता है। तापमान बढ़ेगा तो सैग बढ़ेगा और तनाव घटेगा, टेंशन। और तापमान घटेगा तो सैग भी घटेगा और तनाव बढ़ेगा। ये सवाल एग्जाम का छपा हुआ है, एएलपी में इस बार छपा हुआ है सवाल। सर हम थक गए इतने में ही सर, थको मत चिंटू। अगले 20 दिन अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का, अपने मन की पूरी ऊर्जा का, मन इधर से उधर भटकने न पाए कि मौसी फोन की थी, फोन उठा नहीं पाए, पता नहीं क्या कही थी, मामा की बेटी के साथ ये कौन सा सूट खरीदना है, कुछ मत सोचो। अगले 20 दिन आपकी हर सोच सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड होनी चाहिए। सर मान लीजिए वैसे पढ़े और सर जो आप पढ़ा रहे वहां से नहीं आया तो हो ही नहीं सकता। आपका कंडक्टर बढ़ा हुआ है ऐसे, आपने इसको गर्म कर दिया, तापमान बढ़ा दिया तो झूल जाएगा, झूल जाएगा, झूल या लटक जाएगा। तो अगर तापमान बहुत सैग बढ़ेगा, जितना झूलेगा उतना सैग बढ़ेगा। और जब कुछ चीज बहुत ढीली हो गई तो तनाव कम हो गया ना। जब कुछ चीज ढीली हो गई तो क्या हो गया, तनाव कम हो गया। सैग बढ़ा तनाव कम हो गया। और अगर तापमान कम कर रहे हो आप तो फिर सैग भी आपका कम होगा, और सैग कम है तनाव ज्यादा। ऐसे ऐसे एक कंडक्टर एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट, आपका बिल्कुल सैग बहुत हल्का सा सैग है, बिल्कुल बहुत कम झूल है, बहुत कम सैग है। इस कंडक्टर बहुत टाइट है, कंडक्टर क्या है बहुत टाइट। और कंडक्टर बहुत टाइट है इसका मतलब इसमें तनाव ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, सैग कम है, झूल कम है। और अगर उसको पूरा लटका दें ऐसे तो झोल बढ़ गया लेकिन तनाव कम हो गया। तनाव थोड़ी, झोल बढ़ गया, सैग बढ़ गया, तनाव कम हो गया। यहाँ पे सैग कम है लेकिन तनाव ज्यादा है। जैसे अगर मैं इस कंडक्टर को देख लूं, बोलो विभूति, ये कंडक्टर अभी क्या है, इसमें तनाव है, सैग ना के बराबर है, सैग नहीं है, पर ढीला छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। अब ढीला छोड़ने के बाद सैग इसमें आ गया, सैग बढ़ गया, तनाव को ढीला तनाव है इसके पास, तनाव कम हो गया, सैग बढ़ गया, तनाव कम हो गया। तापमान बढ़ाने पर ठीक करोगे, कैसे करोगे तो तनाव बढ़ गया, सैग कम हो गया। ठीक है, याद रखना, तनाव बढ़ने पे सैग पे, तापमान बढ़ने पे सैग पे क्या फर्क पड़ता है, और तापमान बढ़ने पे टेंशन तनाव पे क्या फर्क पड़ता है, याद रहेगा आपको। इसी के साथ सैग की कहानी भी कंप्लीट। ये तो से बना रखा है, कैटेनरी से वैसा और ऐसा से पैराबोलिक होता है। ये कैटेनरी और पैराबोलिक से बना रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो निम्न विभव पे किया जाता है, लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं लो वोल्टेज पे, लेकिन ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करते हैं। क्यों, आप लोग बताइए कमेंट करके। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा तो करते हैं लो वोल्टेज पे, मतलब स्थानांतरण ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करते हैं। बताइए, मैं तो कमेंट कर लेता हूं आप लोगों का। अरे बोलो चिंटू, सर 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 बोलिए। ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करते हैं लेकिन उत्पादन लो विभव पे करते हैं, क्यों? आईएम प्रतिमा ने जवाब दिया है, प्रीतम ने जवाब दिया है, हाई वोल्टेज में लॉस ज्यादा, हाई वोल्टेज में लॉस ज्यादा होगा ट्रांसमिशन करेंगे तो। प्रीतम 2 घंटे होगा कम से कम, परिंदा हाई रखा जाता है। क्यों? ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज, जैसे 220 केवी पे ट्रांसमिशन किया, 400 केवी पे ट्रांसमिशन किया या 765 केवी पे ट्रांसमिशन किया। विभव जो होता है स्थानांतरण का उच्च होता है, लेकिन जो विभव पैदा करने का वोल्टेज होता है बिजली को कम होता है। कारण अगर आप हाई वोल्टेज बिजली का ट्रांसमिशन करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होगा, लॉस का चाइस लॉस कम होगा। दूसरा साइज कंडक्टर कम होगा, मतलब पतले कंडक्टर से ही आपका काम हो जाएगा। पतला कंडक्टर लगा तो पैसा बचा, मोटा कंडक्टर लगा तो पैसा ज्यादा लगा तो महंगा होगा। पतले कंडक्टर से पैसा बचा, लॉस कम हुआ तो ट्रांसमिशन लॉस कम, अच्छी बात है। वही लिखा है, बिजली का उत्पादन निम्न विभव करते हैं लेकिन उसको स्थानांतरण उच्च विभव करते हैं। ट्रांसमिशन इज हाई वोल्टेज, व्हाई? बिकॉज़ एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, उच्च विभव पे ट्रांसमिशन के फायदे। सबसे पहला ट्रांसमिशन में लॉस होता है, हाई स्क्वायर लॉस कम हो जाता है। यही पहले आपका पावर लॉस कम हो जाता है। पावर लॉस होता है विभव की स्क्वायर की व्युत्पन्न बात होता है। वोल्टेज ज्यादा ये कम ज्यादा, विभव बढ़ेगा अगर ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन का ये कम होगा, और ये कम होगा ज्यादा, ये ज्यादा ये कम ज्यादा। इसलिए हम विभव उच्च रखते हैं, विभव छोटा ट्रांसमिशन का तो ट्रांसमिशन लाइन का पावर लॉस का। ठीक है, ये पावर लॉस है, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है कि कितना वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का। दूसरा जो कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका साइज घट जाता है, मतलब पतले कंडक्टर से ही मेरा काम चल जाएगा। पहले मान लीजिए इतना मोटा कंडक्टर लग रहा था, अब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हमने किया तो पतले कंडक्टर से ही काम हो गया। तो पतला कंडक्टर है तो सेविंग हो गई, इसमें कंडक्टर मटेरियल का सेविंग कंडक्टर मटेरियल, चालक के पदार्थ में बचत हुई। पतला कंडक्टर सस्ता होगा तो पैसा क्या बचा। जो एरिया होता है कंडक्टर का क्षेत्रफल, वो भी वोल्टेज की स्क्वायर की व्युत्पन्न बात होता है। यानी अगर ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे तो एरिया कम होगा, ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे तो एरिया कम होगा। मतलब पतला कंडक्टर लगेगा, पतला कंडक्टर लगेगा, खुशी से पागल ही हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, खुशी से मर जाएंगे अगर इतना कम एरिया हो गया तो। बोलिए नेक्स्ट। ट्रांसमिशन लाइन में हम इस्तेमाल करने वाले अलग कंडक्टर्स की बात करेंगे, वहां से सवाल आता है। सबसे पहले हम उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाए। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है। कॉपर से बेहतर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कोई है केवल सिल्वर। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। उससे अच्छा कोई है तो सिल्वर है बस, सिल्वर। लेकिन सिल्वर का घड़ा बना के पहनते हो, सिल्वर को महंगा है, चोरी हो जाएगा। जब टोटी चोरी हो जाती है बाथरूम से, मंत्री लोग गायब कर देते हैं या उनके चमचे, तो चांदी का ट्रांसमिशन लाइन बनाओगे चिंटू? सर पैसा बहुत है हमारे पास, दुबई से कमाई आती है। हमने कहा सिल्वर का घटा, तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर के बाद नंबर 2 पे कॉपर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका गोल्ड, फिर आता है एल्यूमिनियम वगैरह। कॉपर को अगर आप सोचोगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो कंडक्टिविटी तो उसकी बहुत अच्छी है लेकिन महंगा है। क्या है? महंगा भी पड़ता है। तो सिल्वर जितना महंगा तो नहीं, बट भी महंगा है, महंगा पड़ता है। ठीक, फिर हमने कहा कॉपर, टाटा बाय बाय। बोला क्यों? हमारी कंडक्टिविटी तो अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं। हमने कहा तुम बहुत अच्छे तो हो लेकिन महंगे भी तो हो। जैसे राजकुमार से अच्छे हैं लेकिन थोड़े महंगे लगते हैं कभी, हम अच्छे तो हैं लेकिन महंगे तो हैं। इसलिए मैं कॉपर तुम बाहर जाओ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैं सस्ता हूं। लोगों ने कहा हां ठीक है तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, इट्स कंडक्टिविटी इज गुड। इसकी चालकता कॉपर जितनी थोड़ी अच्छी होती है, कॉपर से कम होती है, फिर भी ठीक ठाक होती है। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से कम होती है लेकिन फिर भी जितनी ठीक ठाक है। सबसे नंबर 1 सिल्वर, फिर कॉपर, फिर कहीं आता है गोल्ड, फिर आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से कम है, मगर फिर भी जितनी ठीक ठाक अच्छा कंडक्टर एल्यूमिनियम। कॉपर जितना अच्छा होता है फिर भी अच्छा है। इस कंडक्टिविटी इज गुड बट कॉपर, इसकी चालकता अच्छी होती है, कॉपर से कम होती है, लेकिन ये चीप होता है कंपेयर कॉपर। कॉपर तुलना में सस्ता है, तो हमें लगा चलो कंडक्टिविटी भले थोड़ी कम है, काम है कि तो है सस्ता, भी इस्तेमाल करने हमें पता है कमजोर है, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसके बाद मजबूती कम है। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारे पास मजबूती नहीं है, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज अच्छी नहीं इसके पास खूबी और खूबी हो। तो सवाल ऐसे पूछा था कि कॉपर की क्या खूबी है, महंगा है, सस्ता है, महंगा है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, सस्ता जरूर है इसकी तुलना में। तो क्या हमने क्या किया? हमने कहा एल्यूमिनियम हम तुमको लेते हैं, तुम्हारे अंदर स्टील मिला देंगे।
स्टील बीच में स्टील के कंडक्टर चारों तरफ एल्यूमिनियम बना दिया हमने ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, बीच में हम रखते हैं क्या स्टील, क्यों स्टील को रखा, मजबूती देने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और किनारे किनारे पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्यों, क्योंकि ये सस्ता भी है और हल्का भी है, सब कुछ ठीक है एल्यूमिनियम के लिए। बस एल्यूमिनियम की खूब कमी है कि मजबूती नहीं थी, तो हमने एल्यूमिनियम में बीच में एक स्टील डाल दिया, स्टील डाल के हमने बनाया ACSR कंडक्टर, और वही ACSR कंडक्टर हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम में मिला के स्टील। ACSR कंडक्टर क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, पूरा नाम ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इट इज मोस्ट कॉमन यूज्ड कंडक्टर नाउ इन ट्रांसमिशन लाइन, TR का ट्रांसमिशन। आजकल ट्रांसमिशन लाइन में चालक के तौर पे ACSR का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। किसका करते हैं, ACSR का प्रयोग। ACSR में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसमें स्टील मिला देते हैं, एल्यूमिनियम AI नहीं है, AL एल्यूमिनियम, हाई कंडक्टर, उच्च चालकता होती है इसकी। ACSR में एल्यूमिनियम मिलाते हैं उच्च चालकता के कारण, और स्टील भी मिलाते हैं, स्टील मिलाते हैं इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मजबूती के कारण। वैसे ही तो रिश्ता चलता है, जो मेरी खूबी है वो आपके अंदर नहीं, और जो मेरी कमी है वो आपकी खूबी के रूप में है। अरे बोलो, एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी ज्यादा, स्टील मजबूती ज्यादा, दोनों को मिला के ACSR बना लिया। ये बीच में स्टील है, काला काला वाला स्टील है, और किनारे किनारे पे एल्यूमिनियम है। सवाल आएगा कि आजकल किस कंडक्टर इस्तेमाल करता है, बोलना ACSR का, फुल नेम पूछा जाएगा ACSR का, तो बोलना एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। बोला जाएगा ACSR में स्टील यूज करते हैं, बोला मजबूती के लिए, बोला जाएगा ACSR में एल्यूमिनियम यूज करते हैं, बोलना कंडक्टिविटी ठीक होती है इसलिए। ठीक, हाँ खत्म। अब आते हैं कोरोना पे। कोरोना ये वो पुराना नहीं, लोगों की जो जान लेता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, क्या स्पीड बढ़ाई जाए या घटाई जाए, ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताइए, पढ़ाने की स्पीड जो है बढ़ाई जाए, घटाई जाए या ठीक है। जा रहा है सर, अमित बोले स्पीड बढ़ाइए, मनीष बोले फास्ट, तुमने बोले स्पीड। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बस ये सोचता हूँ कि जो एक नादान और मासूम चिंटू है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, बेचारा दिख रहा है। तो कई बार जब मैं स्टूडेंट था और मैं क्लास में बैठता था, कुछ चीज़ें पढ़ाते थे, और क्लास मान लो आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, वही सबको समझ में आया, इनको समझ में हाँ सर, आगे बढ़ा जा, बोलते हाँ सर, उनके समझ मान लो नहीं आता था, मैं चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ वो दुख तकलीफ आप में से किसी को ना फेस करनी पड़े। चलिए कोरोना की बात करते हैं। कोरोना है क्या, कोरोना की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, कोई भी कुचालक जो होता है, कोई भी इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होता है लेकिन पर्टिकुलर वोल्टेज तक, एक नियर वोल्टेज तक के लिए। अगर आप वोल्टेज ज्यादा दोगे तो एक इंसुलेटर भी टूट जाता है, अब बोलते हैं उसका ब्रेक डाउन हो गया, डैमेज हो गया इंसुलेटर। जैसे ये वायर है, इसके ऊपर सफेद सफेद क्लियर लगी है, इंसुलेटर क्लियर लगी हुई है, लगी सफेद क्लियर, ये कुचालक क्लियर, इसके अंदर करंट जाती है, छूते हैं हमारी जब करंट नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई वायर है इसमें बहुत ज्यादा करंट हो, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो, और इतना पतला इंसुलेटर आप लगाओगे तो काम नहीं करेगा। अगर वोल्टेज 11 kV का है, 765 kV का है, 400 kV का है, और आप उसके ऊपर पतला इंसुलेटर लगाओगे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसे नॉर्मली आप देखते हो ओवरहेड लाइन के जो कंडक्टर्स होते हैं, उसके चारों तरफ इंसुलेशन नहीं लपेटा जाता है, कैसा बचता है हमारा ना लपेट करके। तो हवा वैसे तो इंसुलेटर है, एयर क्या है, इंसुलेटर है, विद्युत ऊर्जा का कुचालक है। एयर क्या है, विद्युत ऊर्जा का कुचालक। लेकिन अगर हवा को भी मिलने वाला वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मिल जाए तो हवा भी टूट जाती है। हवा कहती है मैं कुचालक हूं, मेरे को वोल्टेज लगाओगे तो मैं अपने अंदर से करंट को नहीं गुजरने दूंगी, लेकिन अगर मेरी सीमा जो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं उससे ज्यादा वोल्टेज मुझे मिलेगा तो मैं भी टूट ही जाऊंगी ना। जैसे तुम चिंटू बिजली विभाग में जाओगे, ये लोग पायलट बन गए मान लीजिए, और कोई आया बोले भैया जैसे इस समय क्या हो रहा है ट्रेन में, ये लोग जहां गार्ड है, जहां ड्राइवर उसमें घुस जा रहे हैं, घुस जाके भैया पहुंचा दो, बाद में खाली करना पड़ रहा है। आप मान लीजिए लोग पायलट बन गए, ट्रेन चला रहे हो आप, कोई आ गया बोला भैया हमको बैठ जाने दो, बोलो नहीं परमिशन इलीगल है, हमें जुर्माना लगेगा, इसमें नहीं बैठ सकते, ये तो हम लोग के लिए है, तब ये ले लीजिए 5000 रुपए रख लीजिए। हम बोला नहीं हटाओ, 5000 नहीं, बोला भैया ये सोने की वाली अंगूठी है जो है बिल्कुल भी खरीदे थे, जो है 20 ग्राम की, ये ले लीजिए, रख लीजिए अपनी जेब में, और हमको बैठा के चाहिए। चिंटू जो है जैसे ही 20 ग्राम की अंगूठी पाया, बोला सोचा थोड़ी देर, फिर बोला ठीक है बैठिए, बोले कोई अगर बोलेंगे हमारे ससुर जी हैं, हमारे जीजा जी हैं, जीजा जी पापा कुछ भी बोलेंगे, टूट गया चिंटू। 100 200 500 में नहीं टूट रहा था, सोने की अंगूठी जब मिली बढ़िया सी, 1 लाख रुपए की अंगूठी है, चिंटू टूट गया। तो हर कोई टूटता है, बस उसकी टूटने की कीमत अलग अलग हो सकती है। जैसे एयर है, ईमानदार है कि हम करंट को अंदर से नहीं गुजरने देंगे, लेकिन एयर को भी तोड़ा जा सकता है। अगर एयर को दिया जाने वाला वोल्टेज या एयर को दिया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी आरएमएस वैल्यू 21 kV पर सेंटीमीटर है, 21 kV पर सेंटीमीटर या 30 kV पर सेंटीमीटर, तो एयर का इंसुलेटर खत्म हो जाता है। एयर अब इंसुलेटर नहीं है, इतना वोल्टेज मिल जाए भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू है। ये क्या मैक्सिमम भाई, मैक्सिमम वैल्यू को अगर रूट 2 से भाग दे दो तो आरएमएस मिलता है कि नहीं मिलता है? हां मिलता है सर। ये मैक्सिमम है 30 को रूट 2 से भाग दे दो तो आपकी वैल्यू लगभग 20 दशमलव समथिंग करके आती है, उसको 30 मान लिया हमने, ये मैक्सिमम है आरएमएस है। तो 30 kV पर सेंटीमीटर एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मोटे-मोटे वोल्टेज बोल देते हैं, 30 kV पर सेंटीमीटर ये मैक्सिमम है, और इसको रूट 2 से भाग के आरएमएस मिल गया, 21 kV पर सेंटीमीटर आरएमएस वैल्यू है, वर्ग मत बोलना, ये अधिकतम मान। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अधिकतम वैल्यू है जो अगर एयर को दे दी जाए, एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर कुचालक से सुचालक बन जाएगी, यानी एयर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगी, या उसकी आरएमएस वैल्यू 21 kV पर सेंटीमीटर। सवाल आप पूछेगा तो पूछेगा मैक्सिमम बोलना 30, पूछेगा आरएमएस लिखना 21, और अगर कुछ नहीं बोला उसने मैक्सिमम आरएमएस तो फिर जो भी ऑप्शन मिल जाएगा मार देना। तो जब 21 ज्यादा चुनते हैं तो यही ज्यादा मशहूर है, फिर जो दोनों से दिखेगा मार देंगे। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज एयर का। जब आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ज्यादा होता है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज काफी ज्यादा है, तो कंडक्टर के आसपास जो हवा है ना वो आयोनाइज हो जाती है, मतलब हवा जो है उसमें प्लस माइनस बन जाते हैं, आयोनाइजेशन रहता है, आयनित रहती है हवा, कब जब कंडक्टर का वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन के। और जब कंडक्टर के आसपास की हवा आयोनाइज रहती है, कंडक्टर है, इसके चारों तरफ हवा है, यहाँ हवा मेरे संग चल, ये हवा है। अगर ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो आसपास की जो हवा है ये आयोनाइज हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, मतलब इसमें प्लस माइनस ऐसे हो जाता है। यानी अब करंट जो आपकी आगे जा रही थी उसको जाने के रास्ते मिल जाता है, क्योंकि हवा आयनित हो गई है। यही प्रक्रिया कही जाती है कोरोना कि जब ट्रांसमिशन लाइन का विभव बहुत ज्यादा है, क्या है बहुत ज्यादा, तो उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन यानी कंडक्टर के आसपास की हवा का आयोनाइजेशन हो जाता है, हवा का आयनीकरण हो जाता है, और उससे फिर क्या होता है, हवा के आयोनाइजेशन से कोरोना होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोरोना। जब भी कोरोना होता है, देखो जब वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है तब सुचालक बदल जाता है और उसमें धारा बनने लगती है। मतलब ये कहने का मतलब है वैसे तो कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर था और ये आसपास की हवा थी। जब आपका एयर कंडक्टर पहले एयर इंसुलेटर थी, कुचालक थी, लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो एयर क्या हो गया, आयोनाइजेशन, यानी प्लस माइनस ऐसे बन गया, प्लस माइनस, तो जो करंट आगे जा रही थी उसके एक रास्ता मिल गया, क्योंकि आयोनाइज्ड मीडियम में आयनित रास्ता है, उसमें करंट जा सकती है, तो करंट आपकी इधर उधर जाने लगी, इधर। ठीक है, यही है कोरोना। जब कोरोना होता है तो क्या होता है, पहले बात देखिए, वोल्टेज मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज देन इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। जब आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना ये, तो आपको क्या होता है, तो कंडक्टर के चारों तरफ की हवा आयनित हो जाती है, कोरोना स्टार्ट होता है।
जब हवा आयनित हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है एयर का, जब एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है पता क्या होती है, जो एयर कुचालक थी, जो एयर क्या थी कुचालक, वही एयर सुचालक बन जाती है, ये चालक बन जाती है। एयर जो हवा थी ब्रेकडाउन हो जाने का, ब्रेकडाउन होता टूट जाना, ये चालक बन जाती है। सवाल ये पूछा जाता है एग्जाम में क्या, जब किसी इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होता है तो फ्लो क्या बन जाता है, ये सवाल पूछा गया था। बोलना जब किसी कुचालक का ब्रेकडाउन होता है तो वो सुचालक बन जाता है, मतलब उसके अंदर करंट आ सकती है। लेकिन हवा ऐसा कब होगी, जब उसको मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज इतना होगा, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी आर्मेचर वैल्यू। सवाल आता है कि कोरोना जब होता है तो क्या होता है। पहले तो ये जब ट्रांसमिशन का वोल्टेज बहुत कुछ होता है तो हवा आयनित हो जाती है, कोरोना शुरू होता है। कोरोना के दौरान क्या होता है, कोरोना के दौरान ट्रांसमिशन में पावर का लॉस होगा, शक्ति का नुकसान होता है, ओजोन गैस भी बनती है। कोरोना होता है तो ओजोन गैस भी बनती है, एक आवाज भी आती है, हिसिंग आवाज, और एक रंग भी दिखाई देता है जिसको ब्लूइश वायलेट कलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लूइश वायलेट कलर, ब्लूइश वायलेट कलर। कोरोना में क्या कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस, नालायक नहीं सर, हीलियम गैस बनती है। अरे चुप रहो सर, ये कार्बन बनता है, नहीं, कौन सी गैस, ओजोन गैस। और एक आवाज आती है चिलचिलाहट की आवाज, जिसको हिसिंग आवाज बोलते हैं, और एक रंग भी दिखाई देता है चमकता हुआ, ब्लूइश वायलेट कलर, मतलब ब्लू और वायलेट का मिक्सचर, नीला बैंगनी रंग दिखाई देता है। जब कोरोना होता है तो कौन सा रंग दिखाई देता है, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब ये है, जब कोरोना होता है तो क्या होती है, आवाज सुनाई देती है, सवाल का जवाब ये है। कोरोना होता है तो कौन सी गैस बनती है, सवाल का जवाब ये है, ओजोन गैस। ठीक, याद रहेगा कोरोना होता है तो। जिस वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, वीसी, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज या क्रांतिक विघटन विभव बोलते हैं, क्रांतिक विघटन विभव या क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। जिस विभव पर कोरोना स्टार्ट हो, क्या हर विभव पे कोरोना स्टार्ट होगा, नहीं, जब वोल्टेज कम से कम इतना हो कि हवा जो है कंडक्टर के आसपास की आयनित हो जाए तब कोरोना स्टार्ट होगा। तो जिस विभव वो मिनिमम विभव जिस पे आपका सिलेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, कटाफ। अरे आप कटाफ क्वालीफाई करोगे तब तो पेपर दे रहे हो, तो कटाफ क्या है, मान लीजिए 100 नंबर कटाफ 70 नंबर, तो 70 नंबर कटाफ है, एक सिलेक्शन पाने के लिए मिनिमम 70 नंबर चाहिए, 70 या 70 से ज्यादा हो। अगर 70 से एक भी कम 69 है, 69 सिलेक्शन नहीं होगा, तो मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए कोरोना होने के लिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। न्यूनतम विभव जिस पर कोरोना शुरू हो जाता है, और जब कोरोना शुरू होता है तो पावर लॉस होता है, इसमें आवाज आती है, जो गैस बनती है। और एक वोल्टेज होता है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, वीवी बोलते हैं, वी से वोल्टेज, वी से विजुअल, और वी से वोल्टेज सी मतलब क्रिटिकल। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है, जब कोरोना शुरू होता है ना तो शुरू में आपको रंग नहीं दिखाई देता, रंग थोड़ी बाद दिखाई देता है, रंग थोड़ी बाद दिखाई देता है। जिस वोल्टेज पे रंग भी दिखना शुरू हो जाए, ब्लूइश वायलेट कलर, उसको बोलते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। द मिनिमम वोल्टेज एट व्हिच ब्लूइश वायलेट कलर अपीयर्स, न्यूनतम वोल्टेज पर नीला बैंगनी रंग दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। विजुअल, विजुअल मतलब आंखों से दिखे, क्या, ब्लू और वायलेट का मिक्सचर, नीला बैंगनी रंग दिखाई दे। ये वोल्टेज वीवी वीसी से ज्यादा होता है, जो वीवी है वीसी से क्या है ज्यादा, वीवी क्या है, वीसी से ज्यादा। वीवी क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से क्या होता है ज्यादा। सवाल यहाँ पे क्या पूछा था, पहला सवाल, कोरोना किस वोल्टेज पे स्टार्ट होता है, इस पे या इस पे, आपका जवाब होगा इस पे कोरोना शुरू हो जाता है। बस इतना याद रखना है, इस पे कोरोना शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है, बस रंग नहीं दिखाई देता है, ब्लूइश वायलेट कलर जो नीला बैंगनी ये नहीं दिखाई देता है। बाकी ओजोन गैस बनती है, पावर लॉस होता है, शक्ति का नुकसान होता है, ट्रांसमिशन आवाज भी सुनाई देती है, सिवाय से तीन होता है, बस ये नहीं होता है। थोड़ा सा और भी होगा, मान लीजिए वोल्टेज आपका 30 मान लीजिए 30 है, 30 पे सब कुछ हो रहा है, और वोल्टेज का आपने 40 जैसे ही किया, 40 पे ब्लूइश वायलेट कलर दिखाई देने लगा, उसको हमने वीवी नाम दे दिया, तो ये वाला वोल्टेज इससे ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर 30 मांगिए 40 पे आपको रंग दिखाई देने लगेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब कोरोना से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कोरोना सवाल आता ही आता है, कोरोना पावर लॉस का फार्मूला है, उसमें न्यूमेरिकल कोरोना पावर लॉस जो है पीएल, वो समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी प्लस 25 की। पीएल कोरोना पावर लॉस एफ फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसमिशन लाइन एसी में जो ट्रांसमिशन लाइन फ्रीक्वेंसी एफ प्लस 25, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पीएल बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पीएल घटा। पीएल मतलब पावर लॉस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, यहां से भी लिख सकते हो पीएल1 / पीएल2 / एफ प्लस 25 / एफ प्लस 25। जहां पीएल1 तब है कोरोना पावर लॉस फ्रीक्वेंसी f1 है, पीएल2 तब है कोरोना पावर लॉस फ्रीक्वेंसी f2 है, पीएल1 इज पावर लॉस फ्रीक्वेंसी f1, पीएल2 पावर लॉस फ्रीक्वेंसी f2। ये याद रहेगा, पूछा जाता है कोरोना पावर लॉस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे या फ्रीक्वेंसी प्लस 40 पे या फ्रीक्वेंसी प्लस 25 पे या फ्रीक्वेंसी माइनस 60 पे। तो कोरोना पावर लॉस फ्रीक्वेंसी प्लस 25 पे डिपेंड करता है, किस पे, फ्रीक्वेंसी प्लस 25 पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला याद रखोगे कि नहीं रखोगे, हां सर याद रखेंगे। इस पे सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, इस पे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है, दे देगा कि पहले मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपकी 40 हर्ट्ज है, दे देगा कि 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसको कोरोना पावर लॉस 60 वाट है, फिर देगा कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बताओ कोरोना पावर लॉस कितना होगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी रखना 40 हर्ट्ज और पावर लॉस रखना 60 वाट, बाद फ्रीक्वेंसी रखना 60 हर्ट्ज, बाद पावर लॉस निकाल लोगे। F1 40, F2 60, PL1 ये 60 रखना, PL2 निकाल लोगे आप। और यहाँ तक कहानी कोई डाउट, कोरोना ये सवाल यहाँ से निकल पूछा जा सकता है, दे देगा 50 हर्ट्ज कोरोना पावर लॉस कितना है, तो 60 हर्ट्ज कोरोना पावर लॉस बताओ, पहले फ्रीक्वेंसी रखना उसके पावर लॉस रखना, दूसरी फ्रीक्वेंसी उसका पावर लॉस 25 है, सॉल्व कर देना। जो एग्जाम में सवाल आता है वो ये, कोरोना पावर लॉस को कम कैसे किया जाए। कोरोना पावर लॉस होना ट्रांसमिशन लाइन कोई अच्छी बात थोड़ी है ना, आपके मोदी ने कहना दिया था 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ऐसे यहाँ पे भी क्या तरीका अपना सकते हैं कोरोना को कम करने का। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना पावर लॉस को कम करने का तरीका क्या हो सकता है, पहला चालक के बीच की दूरी बढ़ा के, ये मान लीजिए 8 कंडक्टर वाई पहले दूरी d1 है, दूरी बढ़ा दो 8 और वाई की दूरी बढ़ा दो, पहले दूरी d1 की दूरी d2 करो, कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा करके, स्पेसिंग को बढ़ा करके, डिस्टेंस को बढ़ा करके कंडक्टर की कोरोना को कम किया जा सकता है। d1 से ज्यादा है, d2 ज्यादा d1 से। अगर कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा दोगे, स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो कोरोना कम किया जा सकता है, चालक के बीच दूरी बढ़ा, वाई की डिस्टेंस कंडक्टर। दूसरा वाई हॉलो कंडक्टर, खोखले कंडक्टर का इस्तेमाल करके कोरोना को कम किया जा सकता है, मतलब कंडक्टर d से खाली हो तो भी कोरोना पावर लॉस को कम कर सकते हैं। वाई स्मूथ कंडक्टर मतलब चिकनी सतह वाली कंडक्टर का इस्तेमाल करके, कंडक्टर जो सरफेस है वो चिकनी सरफेस का इस्तेमाल करके, इतनी सरफेस। तो वाई बंडल कंडक्टर के बारे में आगे बताएंगे, नाम याद रखो, बंडल कंडक्टर आपसे पूछा जाता है, बंडल कंडक्टर आप नहीं जानते हो जान लो, आगे बता देंगे। बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके कोरोना पावर लॉस को कम किया जा सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मेरा जवाब होगा कोरोना पावर लॉस को कम करने के लिए। और भाई देखिए रेडियस कंडक्टर चालक की त्रिज्या बढ़ा के, जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो ये, अगर कंडक्टर ऐसा जिसकी रेडियस ज्यादा है, मतलब पहले उसकी रेडियस मान लीजिए कम थी, इतना मोटा था, पहले वो इतना मोटा था, अब उसको हमने और मोटा कर दिया, रेडियस बढ़ाने का मतलब उसकी एरिया बढ़ा दिया। अगर ज्यादा मोटा कंडक्टर यूज करोगे, रेडियस बढ़ा दोगे तो भी कोरोना पावर लॉस को कम किया जा सकता है। तो सवाल आएगा कोरोना को कैसे कम करें, तो बोलना खोखले कंडक्टर का उपयोग करके, इसका उपयोग करके खोखले कंडक्टर या कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ा करके, या चिकनी सरफेस वाले कंडक्टर का उपयोग करके, या बंडल कंडक्टर का उपयोग करके, बंडल कंडक्टर का उपयोग करके, बहुत इंपॉर्टेंट बंडल कंडक्टर वाला, या कंडक्टर की त्रिज्या या कंडक्टर का व्यास बढ़ा करके। कोरोना को कम करने के तरीके ही एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोरोना को कम करने के तरीके ही एग्जाम की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नहीं याद हो यार, दूरी बढ़ाओ, जैसे हमारे और आपके बीच दूरी बढ़ाई जा रही थी कोरोना में, नहीं एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ टिकट लाइन में तो पूरा आगे लगा रहा है, बात वहां खड़ा हुआ, तो चिपक के धक्का मुक्की के साथ नहीं खड़े होना है। यहाँ भी कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ा दो, चिकनी सरफेस वाला कंडक्टर ले लो, या आप बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल कर दो, या कोबरे कंडक्टर का इस्तेमाल कर दो, या ज्यादा रेडियस वाले कंडक्टर का इस्तेमाल कर दो, आपका कोरोना पावर लॉस कम हो जाएगा। मुझे पढ़ाने में टाइम लगा इसको नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, तभी एग्जाम में सही कर पाओगे। एग्जाम में सवाल यहाँ से आएगा कोरोना से। और कुछ सवाल आता है, देखो कोरोना इज मोर इन ह्यूमिड वेदर, उमस वाले मौसम में कोरोना ज्यादा होता है। अगर उमस भरी मौसम है, उमस का मौसम है, कोरोना ज्यादा होता है। और दस्त धूल की वजह से, अगर धूल मिट्टी ज्यादा है, बरसात की वजह मौसम में बरसात ज्यादा हो रही है, स्टॉर्मी वेदर तूफान का मौसम है, हिली एरिया पहाड़ी इलाकों में चले गए, मसूरी में चले गए, नैनीताल में चले गए, या माउंटेन्स पे चले गए, इन सब जगहों पे कोरोना ज्यादा होगा। सवाल का कोरोना कहाँ ज्यादा होगा, आप बोलना बरसात में, पहाड़ी इलाकों में, या तूफानी मौसम में, इन सब मौसम में कोरोना ज्यादा होगा। कोरोना लॉस किसी कंडक्टर के लिए न्यूनतम कब होता है, इस बात को पूछा जाता है। कोरोना लॉस मिनिमम है शेप ऑफ कंडक्टर सर्कुलर, जब किसी कंडक्टर का जो शेप होता है आकार और गोलाकार है, उस कंडक्टर के लिए कोरोना लॉस मिनिमम होता है। ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, ये चुन चुन के एक पॉइंट लिखा हुआ है। अगर चालक की आकृति सर्कुलर गोलाकार है तो कोरोना लॉस न्यूनतम होगा। तो कंडक्टर है जिसमें आपका ये कोरोना पावर लॉस होगा, इसका शेप सर्कुलर गोलाकार है, गोलाकार, तो कोरोना पावर लॉस उसमें मिनिमम होगा। तो सवाल पूछा जाता है कंडक्टर का आकृति कैसी, शेप कैसा कि कोरोना पावर लॉस मिनिमम हो, तब उन्हें सर्कुलर गोलाकार हो। पहाड़ी इलाकों में, हिली एरिया में, या बर्फीले इलाकों में तूफानी मौसम में कोरोना ज्यादा होगा, उमस का मौसम में कोरोना ज्यादा होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, एडवांटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कोरोना पावर लॉस जितना आपने पढ़ा, कोई दिक्कत? हम कुछ सवाल करें कोरोना पावर लॉस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि कान में कोई तकलीफ है किसी को तो बताइए। कोरोना का जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ कोरोना, इट्स एक्ट एज ए सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है। मतलब जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन पे कोरोना हो रहा है, ठीक, अगर कोई आकाशीय बिजली आपके कंडक्टर पे गिरे, आकाशीय बिजली, लाइटनिंग स्ट्रोक, लाइटनिंग सर्ज, तो आपका कंडक्टर खराब हो जाता है, जल जाता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर कोरोना होगा तो आने वाली आकाशीय बिजली से कोरोना कहेगा, हे तुम्हारा कुछ वोल्टेज मैं ले लूं, तो आकाशीय बिजली कहेगी क्यों, बोलेगा मुझे चाहिए, मैं कोरोना करूंगी जो है वोल्टेज लेकर के, और वो वोल्टेज आपको कोरोना में खर्च कर दूंगी मैं। तो आकाशीय बिजली कहेगी इसका मतलब तुम मेरी ताकत को कम कर दोगी। आकाशीय बिजली मान लीजिए 400 केवी की, मान लीजिए आकाशीय बिजली 400 केवी की, 400 केवी में से 100 केवी कोरोना में खर्च हो गया, 100 केवी वोल्टेज कंडक्टर ने चुरा लिया कोरोना के लिए। अब आकाशीय बिजली का वोल्टेज कितना बचा, 300 केवी, वही 300 केवी ही आपकी ट्रांसमिशन लाइन को आघात पहुंचाएगा। यानी अगर आकाशीय बिजली जो आ रही थी उसका जो भी प्रभाव है वो प्रभाव कम हो गया, क्यों, क्योंकि आने वाली आकाशीय बिजली का कुछ वोल्टेज खर्च हो गया कोरोना में। यानी कोरोना सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है। जैसे मैं हेलमेट लगा के मान लीजिए बाइक चला रहा हूं और ऊपर कोई पत्थर आके मेरे सर पे गिर गया, तो हेलमेट ने क्या किया, अगर हेलमेट ना होता तो मेरा सर क्या होता, टूट जाता, फट जाता, घड़ी चोट आती। हेलमेट मैंने लगाया, इस बात की गारंटी तो नहीं है कि हमारी जान बची जाएगी, लेकिन जो भी पत्थर का आघात होगा हेलमेट कुछ तो रोकेगा। हो सकता है पत्थर इतनी दूर से ऊपर से गिराया जाए कि उसके बाद हेलमेट के बाद हमारा सर फट जाए, चोट लग जाए, लेकिन हेलमेट कुछ तो सुरक्षा करेगा। मैं क्या बोलूंगा, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है, आपकी जान बचाने की कोशिश करता है, आपको तो चोट लग सकती है उसके प्रभाव को कम करता है। ऐसा कहेगा आप हेलमेट पहन के चलाओगे तो अमर हो, तो भी एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, लेकिन हाँ सुरक्षा बढ़ जाती है। वैसे कोरोना से क्या होता है, ये सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है, सुरक्षा वाल्व की तरह। मतलब एक तरीके से कहता है बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे गिरेगा तो ट्रांसमिशन लाइन डैमेज ना हो जाए, या डैमेज होती मगर उस वोल्टेज का कुछ हिस्सा खर्च कर दिया, ठीक है, सेफ्टी वाल्व की तरह। आइए सवाल करते हैं, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, डिसएडवांटेज क्या कोरोना का, पावर लॉस, ये डिसएडवांटेज है। और कोई डिसएडवांटेज थोड़ी, पावर लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के कारण, यही इसका डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान पावर लॉस। बाकी तो फायदा हुआ कि सेफ्टी वाल्व मतलब सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसमिशन लाइन की। बाकी रिड्यूस पावर लॉस का वजूद है, पावर लॉस बढ़ता है कोरोना में, ये इंपीडेंस एक्सपोज को पावर लॉस होता है, यही नुकसान है। यानी पावर लॉस कम हो जाता है, ऐसा कहाँ हो गया भाई, पावर लॉस बढ़ता है। एक अगला है दो संचार तारों के बीच कोरोना कब होता है, कोरोना दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कब होता है, जब उनके बीच में क्या हो, निकट अंतराल हो या विस्तृत अंतराल हो, मतलब दूरी बहुत ज्यादा हो, दूरी बहुत कम हो, हाई वोल्टेज हो या सभी। वैसे तो सबसे सही ऑप्शन चुनना कभी हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा तभी कोरोना स्टार्ट होता है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तभी आपका कोरोना स्टार्ट होगा, ठीक है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तभी आपका कोरोना स्टार्ट होगा, कोरोना भी स्टार्ट हाई वोल्टेज। तो आप इतनी वैल्यूज बेसिस पे सवाल आप पीछे करेंगे, कर ले जाओगे, ठीक है। सवाल है कि किस मौसम में कोरोना ज्यादा घटित होता है, उमस वाले मौसम में, ह्यूमिड वेदर, उमस वाले मौसम में कोरोना ज्यादा होता है। सवाल है आप कोरोना को कैसे कम कर सकते हैं, हाउ यू कैन मिनिमाइज कोरोना पावर लॉस, उचित अंतराल में प्रॉपर स्पेस बिटवीन कंडक्टर, ये पहला ऑप्शन। ये दो कंडक्टर के बीच दूरी को बढ़ा दो, कंडक्टर और इसके कंडक्टर के बीच उचित अंतराल करके, यहां तक पोस्ट कंडक्टर करके नहीं, ऑलो कंडक्टर होता है हम सोचते हैं भाई, सॉलिड कंडक्टर नहीं, पोस्ट कंडक्टर का इस्तेमाल करके करते हैं, ऑलो खोखले कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तांबे कंडक्टर नहीं। ये जो कंडक्टर हैं, दो ऐसे कंडक्टर हैं, उनके बीच दूरी बढ़ा करके, यही सब है। ये है कि रिसीविंग का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, सेंडिंग से उसको क्या बोलते हैं, बोलो। लोड हटाने पर मतलब नो लोड पे, लोड हटाने पे लिखा हुआ है, इसका मतलब नो लोड पे, नो लोड पे रिसीविंग का वोल्टेज सेंडिंग से ज्यादा हो जाता है, या प्राप्ति छोटा विभव प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रांति से। क्या बोलते हैं, क्रांति से। अरे बोलिए कमेंट करके। आइए सवाल है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन की बहुत नियम जो होता है उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर और जनरेटर कहीं भी। वोल्टेज रेगुलेशन का या ट्रांसफार्मर बताया जाएगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज, नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड, शून्य भार माइनस मूल भार अपान मूल भार, इसका मान वोल्टेज रेगुलेशन का जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। कोरोना होने के चांस कहाँ ज्यादा होते हैं, ह्यूमिड वेदर में, ह्यूमिड वेदर में ज्यादा होते हैं। अगला सवाल है कि अंडर नो लोड कंडीशन ऑफ कैरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ट्रांसमिशन लाइन कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन,
फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो, वो करंट कहाँ से आ सकती है? करंट कैपेसिटर से आ सकती है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, ये ऊर्जा संग्रहित करने की आदत होती है इसकी। तो इसके पास कुछ ऊर्जा बची होगी, कोई लोड नहीं लगा है, मतलब यहाँ ओपन है, फिर भी मेरे अंदर से करंट जाएगी, क्योंकि पहले जब भी करंट इसमें गई थी तब इसने ऊर्जा को संग्रहित कर लिया, एनर्जी को स्टोर कर लिया था। अब वही एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, वो करंट दे देगा। तो अगर ट्रांसमिशन में कोई लोड नहीं है, फिर भी करंट है, तो करंट कहाँ से आ रही होगी? कैपेसिटर से। कैपेसिटर के पास ऊर्जा संग्रहित करने को होता है, ये ऊर्जा को छुपा के रखता है, तो कैपेसिटर सब लाइन या ट्रांसमिशन के संभाल के रखता है। ठीक है, अगर सवाल जो कंडक्टर यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रांसमिशन लाइन में, कॉपर यूज नहीं करते हैं, महंगा पड़ता है, सिल्वर भी बहुत महंगा है, एल्यूमिनियम बेस्ट है। आप सिल्वर स्टील मिला देंगे, बट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोलो। यहाँ तक की कहानी कोई डाउट है किसी को बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर, कुचालक। कुचालक का क्या काम होता है? देखो कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये जा रहा है ऐसे, तो इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे टावर होगा, नीचे सपोर्ट देने क्या होगा? टावर होगा। ये टावर है, ये जमीन है, टावर है, ट्रांसमिशन का कंडक्टर है। तो क्या ये कंडक्टर इस टावर से टच हो जाएगा क्या? अगर ये कंडक्टर इस टावर से टच होगा, मान लीजिए स्टील का टावर है, तो इसकी करंट तो इसमें चली जाएगी। अगर ये ट्रांसमिशन का कंडक्टर है, ये अगर इस टावर से क्या हो गया? टच हो गया, ऐसे ऊपर से चला गया, तो फिर तो ये करंट आपकी आगे जाने के बजाय, ये करंट आगे जाने के बजाय स्टील के टावर में आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन और सपोर्ट यानी खंभे के बीच में कुछ लगा देंगे। जैसे मैंने कुछ लगा दिया, इसको बोला कि इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर, कुचालक। कुचालक का काम क्या है? जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर को सपोर्ट देना, और जो कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का उसको जो टावर है उससे अलग करना। वरना क्या होगा कि आप जो करंट है, आप जो करंट, जैसे ये टावर, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ये चालक है, ये टावर है, ये बीच हमने कुचालक लगा दिया, कुचालक, ताकि ये जो करंट है वो आगे ही जाए, बीच में ना उतर, टावर में ना उतर जाए। तो एक तरीके से चालक की करंट है, चालक को इस टावर या सपोर्ट से अलग करने के लिए कुचालक इस्तेमाल करते हैं। कुचालक जो होता है नॉर्मली पोर्सिलीन का बना होता है। किसका? पोर्सिलीन, चीनी मिट्टी का बना होता है। सवाल आता है कुचालक किस मटेरियल का बना होता है? बोलना पोर्सिलीन का बना होता है। इसके उल्टा होने चाहिए कुचालक के, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, शुद्धि नहीं होनी चाहिए कोई। वरना क्या होगा? आपने यहाँ इंसुलेटर लगाया, इंसुलेटर के अंदर शुद्धि थी, इंसुलेटर के अंदर शुद्धि थी, आपकी करंट इंसुलेटर होते हुए जमीन, इसमें टावर में चली गई, आपकी करंट क्या हो गई? आपकी करंट ऐसे ऐसे, आपकी करंट ऐसे होते हुए कहाँ चली गई? टावर में चली गई, क्योंकि आपका जो इंसुलेटर था उसके अंदर इम्प्योरिटी शुद्धि थी, कोई शुद्धि नहीं होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। ये गुण है आपके इंसुलेटर के। ठीक, लेकिन इंसुलेटर क्या करता है? चालक को, यानी जो ट्रांसमिशन का चालक है, इसको सपोर्ट से अलग रखने के लिए कुचालक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कुचालक कितने प्रकार का होता है? एक होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ये हम 33 केवी तक इस्तेमाल करते हैं। पिन टाइप कितने वोल्ट तक के लिए? 33 केवी तक, याद रखना। दूसरा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, इसको मिस्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। ये कितने वोल्टेज यूज करते हैं? इसको हम 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज यूज करते हैं। इसमें कई सारे डिस्क को हम सीरीज में लगा के रखते हैं। ठीक है, और डिस्क की संख्या कितनी होगी डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज है उस ट्रांसमिशन लाइन का, इसको ज्यादा रूप से लगाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मैं अगर पिन टाइप इंसुलेटर दिखाऊं, यह पिन टाइप इंसुलेटर, ये पिन टाइप है, यह यूज करते हैं 33 केवी की वोल्टेज के लिए। अगर आपका वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा है तो हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशन टाइप या उसको स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब यूज करते हैं वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा होता है, सस्पेंशन टाइप देखते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम कैसा होता है देखो, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये इंसुलेटर आपका इस तरीके का होता है। कुछ ऐसे मान लीजिए इस तरीके से, ये सस्पेंशन टाइप, ये ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसमें कैसे डिस्क होती है? ये दूसरा तीसरा कैसे डिस्क लगी होती है, क्या लगी होती है? कैसे डिस्क। ये सस्पेंशन इंसुलेटर इसका इस्तेमाल 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज करते हैं, बार-बार वोल्टेज पूछ जाता है। ये सस्पेंशन इंसुलेटर कितने वोल्टेज? 33 केवी से ज्यादा। देखो एक डिस्क, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे डिस्क लगी होती है। डिस्क कम होंगी या ज्यादा होंगी निर्भर करता है ट्रांसमिशन का वोल्टेज कितना है। अगर ट्रांसमिशन का वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो ज्यादा डिस्क लगानी पड़ेगी, और अगर ट्रांसमिशन का वोल्टेज कम है तो कम डिस्क से काम हो जाएगा। ये जो आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। इसी क्रॉस आर्म से इंसुलेटर को लटकाया जाता है, इसी क्रॉस आर्म से, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। इसी से इंसुलेटर को लटकाया जाता है और निचले हिस्से पे सबसे कंडक्टर बना होगा। एक चीज और बता दूं, जो कंडक्टर है ना, इसके सबसे पास वाली जो डिस्क होगी उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। मतलब चक्की वो सी चक्की, इसको सबसे ज्यादा वोल्टेज बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका वोल्टेज कम होगा, इसका और कम, 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 इसका सबसे कम, इसका और कम। मतलब ये जो कंडक्टर नीचे गया है इसको हम पावर कंडक्टर बोलते हैं, जो कि पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, उसके सबसे करीब वाली डिस्क को सबसे ज्यादा वोल्टेज बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको थोड़ा कम और कम और कम और कम और कम और कम, सबसे कम। यानी क्रॉस आर्म के पास जो डिस्क होगी उसका वोल्टेज सबसे कम, और पावर कंडक्टर के पास जो डिस्क होगी उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा। अगर आप कंडक्टर से क्रॉस आर्म की तरफ जाओगे तो डिस्क का वोल्टेज घटता जाएगा, डिस्क का वोल्टेज घटता जाएगा। वही लिखा हुआ है। डिस्क की संख्या लाइन की विभव पर निर्भर करती है कि कितना डिस्क लगाना है और डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज है। इसको ज्यादा रूप से लगाते हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका, आप देखो जरा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये जमीन है, ये आपका टावर है, ये क्रॉस आर्म, क्या है? क्रॉस आर्म। और वहां से आपका ये डिस्क है, एक डिस्क ये है, दूसरी डिस्क ये है, तीसरी डिस्क ये है, चौथी डिस्क है, और सबसे निचले हिस्से पे कंडक्टर लगा है जिसको ट्रांसमिशन लाइन करते हैं, इसको पावर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर कंडक्टर। समझ आ रही कहानी? अरे बोलो, ये जमीन है सर, आप थक गए हो क्या? ये टावर है, ये क्रॉस आर्म है, ये डिस्क है, एक डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क, सबसे निचले हिस्से पे पावर कंडक्टर है। ये है आपकी कहानी। मैं क्रॉस आर्म आपको दिखाऊं अच्छे से, क्रॉस आर्म क्या होती है। इसलिए ये क्रॉस आर्म डायग्राम दिखा, ये तो आपका पोल है, ये क्रॉस आर्म, जैसे इस डायग्राम देखिए, ये आपका मतलब पोल है, ये क्रॉस आर्म है, इस पे आपका इंसुलेटर लगा, उसके ऊपर कंडक्टर गया, ये इंसुलेटर उसके ऊपर कंडक्टर गया, जैसे पिन टाइप इंसुलेटर हो जाएगी, ये पिन टाइप इंसुलेटर हो जाएगा।
पिन टाइप इसके ऊपर कंडक्टर गया ताकि इस कंडक्टर की करंट इस क्रॉस आर्म के द्वारा टावर पर जमीन में चली जाए। तो इस पेपर का काम करता है, इस ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर क्रॉस आर्म दोनों को अलग करता है। ठीक है, वही कहानी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो श्री राम एवरीवन। वैसे इतनी कहानी आ रही समझ में? अगर मैं ये मान लूं कि आपका पावर कंडक्टर है जो सबसे निचले कंडक्टर है, इस डिस्को को जो वोल्टेज बर्दाश्त करना पड़ रहा है V1 है, इसको V2, इसको V3, इसको V4, यानी इस डिस्को को जो वोल्टेज बर्दाश्त करना पड़ रहा है V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4, तो आप देखो V1 सबसे ज्यादा, V2 कम, V3 कम, V4 सबसे कम, यानी पावर कंडक्टर के सबसे पास वाली जो डिस्क होगी उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा, और जो क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क होगी उसका वोल्टेज सबसे कम। ये सबसे ज्यादा, कम और कम, वही लिखा हुआ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? बस इसमें इतना ही जानूंगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो डिस्क का जो वोल्टेज सबका बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसका वोल्टेज सबसे ज्यादा, इसका कम और कम सबसे कम। कोई लिखा है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस इज नॉट यूनिफॉर्म, या डिस्क लिखना चाहिए था वेरियस डिस्क। हर डिस्क का एक समान नहीं है, इसका ज्यादा कम और कम और कम। ठीक है, डिस्क नियरेस्ट पावर कंडक्टर हाईली स्ट्रेस्ड, यानी पावर कंडक्टर जो पास वाले डिस्क उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, और जैसे हम पावर कंडक्टर के क्रॉस आर्म की तरफ जाते हैं वो घटता है, यानी इधर सीधा जाएगा वो घटेगा, इससे कम इसका, इससे कम इसका। ठीक है, कोई तकलीफ इतना जानना है इसमें आपको? ये बात कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सस्पेंशन का इंसुलेटर है, इतने केवी का, उसमें डिस्क की संख्या बताओ, तो पता कैसे निकालोगे? जैसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ डिस्क इन सस्पेंशन का इंसुलेटर फॉर 400 केवी लाइन, कि 400 केवी की लाइन है, उसमें सस्पेंशन का इंसुलेटर में कितने डिस्क लगी होंगी, तो पता क्या फार्मूला लगाओगे आप? जो वोल्टेज है उसको 11/√3 से डिवाइड करोगे और जितना आएगा एक जोड़ दोगे, ये फार्मूला लगाओगे। जो वोल्टेज होगा उसको 11/√3 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा एक जोड़। अगर ऐसा सवाल आया तो कम चांस पूछने का, अगर आया तो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। जैसे उसने कहा 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है तो कितने डिस्क होंगे उसमें? 400 केवी वोल्टेज लो, 400 11/√3 भी नीचे भी 11 केवी है, केवी नहीं आप बोलते रहेगा हमेशा, केवी नहीं बोलते थे। 400 केवी 11/√3 डिवाइड किया तो आपका इतना आ गया। अब 230.94 मान सकते हैं इसको, 11 से भाग दिया, एक जोड़ दिया, इसको भाग के 30 + 1 लगभग 22, ऐसे किया हमने। देखो इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप वोल्टेज लो 11/√3 डिवाइड करो, वोल्टेज 400 केवी लिया 11/√3 डिवाइड कर दिया, तो पहले तो √30 डिवाइड कर 230.9 फिर बटे 11, 400/√3 किया केवल, इतना आ गया 11, तो 230.94 231 लिया, बाकी 11 कर दिया। इसको से भाग की जाएगी 30 + 1 22, ये 22, तो 22 के आसपास डिस्क लगेगी। तो डिस्क आपकी लग रही है सस्पेंशन का इंसुलेटर में, तो वोल्टेज के हिसाब से कितनी डिस्क लगेंगी वो आप ऐसे निकाल सकते हो। कितना जो भी वोल्टेज है, केवी वोल्टेज है, मैंने कहा 765 केवी का वोल्टेज है, कितने डिस्क लगेंगे? 765 11/√3 डिवाइड करो +1 कर दो, यही आ जाएगा। हमारी सॉल्व करके वैल्यू इतनी आ गई 8.95, 8.95 को 9 मान लेना। अब डिस्क आगे तोड़ के थोड़ी लोगे, कहीं 7.2 आ गई, इसको 8 ले लेना। इसका मतलब क्या है? डिस्क तोड़ के थोड़ी लोगे, 7 डिस्क की आगे तोड़ दिया। ये फार्मूला है, इसको आप लगा सकते हो। अगर आपको 400 केवी की लाइन या किसी भी केवी की लाइन के लिए पूछ लिया जाए सस्पेंशन का इंसुलेटर में कितने डिस्क होंगे, तो बोलिए। इसी सवाल आप कर लेना कि 35 केवी लाइन है तो कितने डिस्क लगेंगी, तो 35 केवी की लाइन है 35 11 डिवाइड किया 3/√3 + 1, इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? 2 3 √3 तो 1 से कट जाएगा, √3 + 1, √3 1.72 आ गई +1, तो 2.72, अब 2.72 लगभग 3 दिया हमने। मतलब 35 केवी ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो उसके लिए सस्पेंशन का इंसुलेटर में डिस्क की संख्या होगी 3 होगी। ऐसे पूछ सकता है 220 केवी लाइन कितने डिस्क लगेंगी, 220 11/√3 भाग दो, केवी होना चाहिए वोल्टेज पता दिया गया कितना 11/20/√3, इसको सॉल्व किया 11/5 4 + 1 12/5 12/5 मतलब 13 के आसपास डिस्क लगेंगे। ठीक है, तो अगर डिस्क का सवाल आए आपके पास टाइम है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, क्या फार्मूला समझ आया डिस्क वाला या नहीं? बताइए कमेंट करके, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी थक गए, मैं भी थक गया, कुछ देर और पढ़ाएंगे। कमेंट करके यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? पढ़ने में अच्छे थे, एक का सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं हुआ? तो जिसका सिलेक्शन हुआ था बोला सर ये तो पता नहीं क्या किया, मैं तो सर पढ़ के सिलेक्ट हो गया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी। मैंने कहा फिर भी कैसे पढ़ते थे? बोला सर घर जाके पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लास में 4 घंटा पढ़ते थे, फिर घर जाके पढ़ते थे और थक जाते थे, जब लगता था बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, एकदम शरीर में ऊर्जा बची ही नहीं है, तो हम सब कल्पना करते थे कि सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सामने पर्दे पर एक मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है और उस फिल्म का हीरो मैं ही हूं सर। मैंने कहा कौन? तुम कब से एक्टिंग का काम करने लगे? सर कल्पना करते थे कि पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो अपना जो हेडफोन है, ईयरफोन, उसको लगाते थे और अपने फोन में अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले कर लेते थे, चाहे अरिजीत सिंह का हो, चाहे सोनू निगम का हो, चाहे उदित नारायण का, जो भी गाना पसंद हो उसको चला लेते थे और सपनों की दुनिया में खो जाते थे और कल्पना करते थे क्या उस गाने की खुशी को महसूस करते हुए गाने में डूब करके सिनेमा हॉल में बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं। उस पिक्चर में पर्दे का हीरो, पर्दे में जो हीरो है कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने कहा और आगे क्या देखते थे पिक्चर में? थोड़ा सा मैं ये देखता था जब मेरा रिजल्ट आया आज के 6 महीने बाद इस एग्जाम का, और जब मेरा रिजल्ट आया उस दिन क्या हुआ वो मैं कल्पना करता था, सोचता था। मैं सोचता था पर्दे को पिक्चर में ही चल रहा है, मेरा रिजल्ट आया, मैंने क्या देखते थे उसमें? थोड़ा सा मैं पढ़ के थक जाता था तो मैं यही देखता था। मैं ये देखता था सर कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा घर मथुरा में है सर। मैं अपने लैपटॉप पे जैसे अपना रोल नंबर डालता था और पता चलता था मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं सबसे पहले अपने पापा को फोन किया। पापा बोले बेटा इसलिए फोन किया, पैसा और चाहिए क्या? क्या बात है? क्योंकि फोन से पापा को काम की बात नहीं करते थे और
मैंने पापा को बोला नहीं बेटा, नहीं पापा पैसा नहीं चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो गया सर, पापा रेलवे में लोको पायलट में मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा उस टाइम कुछ बोल ही नहीं पाए, बोले बेटा बस पकड़ के खड़ा रहा, बस मैं बस पकड़ के घर जा रहा था सर। बस इतने सारे लोगों का फोन आ रहा था, ताऊ जी, मौसा, मौसी, चचेरे, भाई, पता नहीं जिनसे कई बार मुलाकात नहीं हो पाती थी, बहुत समय से बात नहीं हुई थी, सबका फोन आ रहा था। और बस लोग मेरे फोन से परेशान हो गए, इसका फोन तो बार-बार बज रहा है और सर मेरे फाइनली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और मेरा फोन बंद हो गया। इतने फोन आ रहे थे दूर-दूर से लोगों के। और सर मैं घर पे पहुंचा तो घर पे बहुत सारे लोग पहले बैठे हुए थे, हमारे इलाके के विधायक जी आए थे, हमारे इलाके के और जो चेयरमैन साहब है वो भी आए थे, आस-पास के बहुत सारे सम्मान भी आए थे जो हमको देख करके बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे सर। हम घर के अंदर गए और हमारी मम्मी ने हमको देखा, गले लगाया और रोने लगी। बस मम्मी के आंसू ने सारी खुशी बयां कर दी। और हमारे ग्रैंडफादर भी थे सर, उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है, पर इतने सारे लोग आस-पास इकट्ठा हैं, उसको अच्छा ही किया होगा तूने। मैं 90 वर्ष की उम्र में आज जी रहा हूं, ये दिन अगर मैं देख पाया तो शायद इसी के लिए जिंदा था। तुमने मेरी जिंदगी को 5 साल बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में खून का दौरा दोगुनी गति से हो रहा है। ये चिंटू ग्रैंडफादर को लग रहा था। पापा के चेहरे पे एक अजीब सा विश्वास था, एक अभिमान था। मम्मी के चेहरे पे संतुष्टि थी, ग्रैंडफादर के चेहरे पे एक अलग ही उम्मीद थी। और छोड़ो सबको तो छोड़ो, वो बबली भी दौड़ के आ गई जो 2 साल पहले कह के चली गई थी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आज आके क्या करिए, हमको पता था तुम एक दिन कुछ अच्छा करोगे, हमको पता था तुम एक दिन अच्छा करोगे। लेकिन बबली जाके बगल में खड़ी होने लगी। सर इतनी सारी चीजें मैं कल्पना करता था पर्दे पर देखता हुआ सिनेमा हॉल में बैठ करके, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और मैं सोचता था सिर्फ एक मेरे मेहनत करने की वजह से, मेरे सही दिशा में पढ़ने की वजह से, अगर मेरे सिलेक्शन की वजह से इतने सारे लोग खुश हो सकते हैं और साथ साथ मेरी जिंदगी तो बेहतर होगी ही, तो मैं क्यों थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ूं। और सर फिर मैं अपना हेडफोन निकाल देता था, गाना बंद करता था, मैं रिचार्ज हो चुका होता था, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती थी। लगता था अब मैं 2 घंटा और पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूं। और 2 घंटा मैं और पढ़ता था सर, और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी अब जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप, वो आपको लगेगा बाकी लोगों से। अब तक तो आपने पढ़ा, आप थक गए हो, आप इससे ज्यादातर लोग हिम्मत आ जाएंगे, थक गए हैं। लेकिन अब जो लगे रहेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, वही रिजल्ट डालता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 80, 90, 99 तक पानी हमसे बॉयल नहीं होता है। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पहुंचता है, पानी बॉयल हो जाता है, पानी भाप में बदलता है, भाप प्लेन को चला देता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा है, दैट इज द लिटिल एक्स्ट्रा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। तो थोड़ा सा ट्रिक है, उसको लगाओ और अपने रिजल्ट को बेहतर करो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंसुलेटर हमारा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। अरे बोलो चिंटू, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप। अभिषेक ठाकुर, पवन बोले नमस्कार प्रिय सर जी, स्वागत है पवन। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? चिंटू वैसे बबली भी आएगी बबली के पापा आएंगे, खुद ही आएंगे, बोलेंगे लो ये कार लो, ये पैसा लो, बबली का हाथ भी लो, सब कुछ ले जाओ तुम। तो कहता 2 दिन पहले तो कोई पूछता तक नहीं था, ऐसा क्या से क्या हो गया। देखो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर 3 टाइप आपने देखा, सस्पेंशन टाइप आपने देखा, लास्ट में स्ट्रेन टाइप। इसको हम क्षैतिज प्लेन में लगाते हैं ऐसे। इस सस्पेंशन टाइप को ऐसे लगाते थे हम, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। स्ट्रेन टाइप को क्षैतिज लगाते हैं, ठीक। इसको वहां लगाते हैं जहां पे ज्यादा मजबूती की जरूरत हो, जहां पे किसी जरूरत हो ज्यादा मजबूती की, ठीक है। जैसे मैं कहूं कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे आई है फिर यहाँ मुड़ गई है, और यहाँ पे कोई टावर लगा होगा सपोर्ट देने के लिए। तो इस टाइप में जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन ऐसे आई और मुड़ गई, तो जहां मुड़ी है वहां पे जो इंसुलेटर होगा उसके ऊपर तनाव ज्यादा होगा। अब ऐसे कोई रस्सी है, ऐसे गई फिर ऐसे आ गई, तो रस्सी जहां से मुड़ी है वहां कोई बांस या कोई डंडा लगाए हो तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। अगर रस्सी टाइट करोगे तो डंडा या बांस आपका टूट भी जाएगा, उखड़ भी जाएगा। और कोई आपके ट्रांसमिशन लाइन ऐसे है जहां पे कोई कंडक्टिंग इंसुलेटर होगा उसके ऊपर तनाव ज्यादा होगा उसके ऊपर, तो उसको मजबूती वाला चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। तो जहां पे ट्रांसमिशन लाइन में एकाएक मुड़ाव हो, या जो डेड एंड वाली ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन आई और ये खत्म हो गई ऐसे, यही जाके तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टावर लगा है, तो यहाँ पे जो इंसुलेटर होगा उसको पूरे ट्रांसमिशन लाइन के तनाव को बर्दाश्त करना पड़ेगा, पूरे ट्रांसमिशन के तनाव को बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाई जैसे मैं कोई रस्सी है बहुत दूर से आ रही, मैंने यहाँ पकड़ रखा है, बहुत दूर से मैंने यहाँ पकड़ रखा है, तो मुझे काफी तनाव लगाना पड़ेगा रस्सी को टाइट रखने के लिए। तो रस्सी बहुत दूर से आ रही, कोई और नहीं पकड़ा, मैं पकड़ा हूँ, मैं कमजोर पकड़ूंगा रस्सी ढीली हो जाएगी, है कि नहीं? अगर मैं कमजोर हूँ तो रस्सी को पकड़ लेगा, रस्सी जब गिर जाऊंगा कोई तेज से खींच लेगा, तो ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो गई, मतलब डेड एंड है। डेड एंड का मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आपकी खत्म हो जा रही है, या लॉन्ग रिवर क्रॉसिंग है, लंबी नदी क्रॉस करानी है, मतलब ये नदी है आपकी, ये टावर यहाँ है, एक टावर यहाँ है। अब इस नदी के बीच में कोई सपोर्ट हमें दिया नहीं, केवल नदी के किनारे पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, बीच में लंबी नदी है। तो आप बताओ, अगर लंबी नदी है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिया है आपने, इस किनारे पे इंसुलेटर होगा सपोर्ट के ऊपर और इस किनारे पे इंसुलेटर होगा सपोर्ट के ऊपर, दोनों इंसुलेटर को तनाव ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो नदी है उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन है, उस पूरी ट्रांसमिशन का तनाव इसके और इसके ऊपर होगा। अगर दोनों कमजोर होंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए जहां पे मजबूती ज्यादा चाहिए वहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रेन टाइप। नाम से पता चला, स्ट्रेन टाइप को हम टेंशन टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड टेंशन इंसुलेटर। इसको क्या बोलते हैं? टेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन इंसुलेटर। इसको हम क्षैतिज रखते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है। ये क्षैतिज होता है, दिख रहा है आपको? ये क्षैतिज है कि नहीं? क्षैतिज तो है, अरे बोलो, ये क्षैतिज तो है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। जी जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पोल है, कोई खंभा है, आपका कंडक्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर पर तनाव पूरे कंडक्टर का होगा, ये इंसुलेटर टाइप का, उसको बोलते हैं स्ट्रेन टाइप। ये भी स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, क्षैतिज है ना, ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है, स्ट्रेन टाइप क्षैतिज होता है। सस्पेंशन वर्टिकल होता है, आप इसे देखो, ये है ना क्षैतिज टाइप से, ये स्ट्रेन टाइप। तो स्ट्रेन टाइप को हम टेंशन इंसुलेटर भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां कुचालक को ज्यादा तनाव बर्दाश्त करना हो, कुचालक टूट जाएगा ज्यादा तनाव से, मजबूत कुचालक चाहिए, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ज्यादा मजबूती होती है, तो सवाल आएगा ज्यादा मजबूती जहां चाहिए कौन सा इंसुलेटर इस्तेमाल करें? स्ट्रेन टाइप। 7 बेड है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन ऐसे गई फिर तीव्र मोड़ है, ऐसे गई तीव्र मोड़ है, ट्रांसमिशन लाइन आई है खत्म हो गई, यहाँ पे जो खंभा है उसके ऊपर जो इंसुलेटर है उसको पूरी ट्रांसमिशन लाइन के बेड को बर्दाश्त करके खींचना पड़ेगा, या ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो गई। ये सारी चीजों में हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो सवाल आपसे आएगा कि पिन टाइप इस्तेमाल कहां पे करते हैं? पिन टाइप इस्तेमाल करते हैं 33 तक के लिए। कहां के लिए? 33 तक के लिए। याद रखना यही सवाल है, ठीक। सस्पेंशन टाइप इस्तेमाल 33 से ज्यादा के लिए करते हैं। 36 की ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल।
वर्टिकल होता है। 33 वोल्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 33 केवी से ज्यादा चाहिए। और स्ट्रेन टाइप का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे हमको ज्यादा मजबूती चाहिए, जहां पे हमको ज्यादा मजबूती चाहिए वहां पे हम स्ट्रेन टाइप का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेन टाइप का। ठीक है, सवाल जैसे क्रॉस आर विच फिक्स टू द पोल 2, क्रॉस आर्म हम किससे लगाते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, तो फिक्स द इंसुलेटर। जैसे ये आपका खंभा है, ये क्रॉस आर्म है, आप क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर को लगाएंगे अपने, इस ऊपर इंसुलेटर हो गया मान लीजिए, जैसे जो भी ये इंसुलेटर हो गया, फिर इसके ऊपर से कनेक्टर जाएगा, जैसा भी क्रॉस आर्म पे इंसुलेटर लगाते हैं। ठीक है, इसी पे इंसुलेटर लगाते हैं आप दिखाते हैं कैसे क्रॉस आर्म। ये अगर क्रॉस आर्म है, इसी पे इंसुलेटर लगा हुआ है, इसके ऊपर इसके ऊपर कनेक्टर गया, तो आपके ये पोल है, ये खंभा है, हमने नहीं कहा क्रॉस आर्म है, तो क्रॉस आर्म क्यों लगाना है, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा पाएं, ये इंसुलेटर उसके ऊपर से तार बढ़ गया आपका, तो टू फिक्स द इंसुलेटर लगाने के लिए हम क्रॉस आर्म लगाते हैं। ठीक, अगला सवाल है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का कनेक्टेड इन, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में डिस्क होती है, कैसे कनेक्टेड, सीरीज में, कैसे डिस्क सीरीज होती है ना, सीरीज में। देखो एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, 1 2 3 कैसे डिस्क सीरीज होती है सस्पेंशन टाइप में, सीरीज में। अगला द मोस्ट कॉमन यूज्ड मटेरियल फॉर ओवरहेड इंसुलेटर, ओवरहेड इंसुलेटर की सबसे कॉमन पदार्थ वो पोर्सिलीन, क्या है, पोर्सिलीन है। अगला है वोल्टेज हमारा 33 केवी से ज्यादा तो कौन सा इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा है तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 33 केवी से कम तो पेन टाइप, 33 केवी से ज्यादा तो सस्पेंशन टाइप। और स्ट्रेन टाइप कहाँ, जहाँ ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, जहाँ ज्यादा मजबूती चाहिए वहाँ पे स्ट्रेन टाइप का, स्ट्रेन टाइप को टेंशन टाइप तनाव टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे 132 केवी की वोल्टेज के लिए, 132 केवी का वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा ही कम, 33 से कम तो पेन टाइप, 33 से ज्यादा तो सस्पेंशन टाइप इस्तेमाल करेंगे। सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का सी अंडर रूट L सी। Which of the following is used to isolate conductors from pole in transmission line, मतलब जो कंडक्टर है ये आपका टावर है और ये आपका ट्रांसमिशन का कंडक्टर है, इस कंडक्टर को सपोज अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेन हार्डवेयर का, वी क्रॉस आर्म का, आइसोलेटर, इंसुलेटर का कैसा इंसुलेटर होगा, डिस्क इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर होता है, डिस्क इंसुलेटर को ऐसे होता है। ये डिस्क इंसुलेटर कुछ ऐसा इंसुलेटर होता है, यहाँ लगा देते हैं, मतलब आपका खंभा है, खंभे के ऊपर डिस्क इंसुलेटर है, ऊपर से कंडक्टर गया हुआ है, ठीक, खंभा है पोल, उसके ऊपर डिस्क इंसुलेटर, ऊपर से कंडक्टर गया हुआ है, ये डिस्क इंसुलेटर डिस्क टाइप का होता है। ठीक है, हमारे सब डिस्क इंसुलेटर डिस्क टाइप है। यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर लगा देते हैं, लगा देते हैं डिस्क इंसुलेटर, ठीक है, डिस्क मतलब चक्की टाइप का इंसुलेटर। एक सवाल है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है एल्यूमिनियम की, विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है एल्यूमिनियम का, याद रखना, डेटा टाइप का सवाल है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टील की 3 होती है, मतलब स्टील को लोहा का चाहे स्टील का, जो लोहा की विशिष्ट गुरुत्व होता है उसको 3 करो तो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ग्रेविटी आ जाएगी। आयरन या स्टील की विशिष्ट ग्रेविटी 7.1 होती है, याद रखना, लोहा चाहे स्टील तो दोनों का थोड़ा सा अंतर है। आयरन या स्टील जो है उसकी विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और इसमें 3 से भाग दोगे तो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ग्रेविटी आ जाएगी, दोनों याद होगा आपको। लोहा या स्टील याद रखना, 3 से डिवाइड करना, लगभग 2.7 आ गया, ये एल्यूमिनियम होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की। अगला सवाल है द मेन रीजन ऑफ पावर जनरेशन एट लो वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेजेस, कि जो वोल्टेज हम विद्युत उत्पादन करते हैं निम्न करते हैं, ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज करते हैं। जो जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर। क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर, या उसको हम तुल्यकालिक जनरेटर बोलते हैं, या उसको प्रत्यावर्तक भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं। अगर जनरेटर वोल्टेज जो पैदा किया, 11 केवी वोल्टेज पैदा किया, अगर जनरेटर ने 11 केवी वोल्टेज पैदा किया तो उसकी जो स्टेटर वाइंडिंग होगी, ये स्टेटर वाइंडिंग है मान लीजिए, इसको 11 केवी वोल्टेज पैदा करना पड़ेगा, अगर तो 11 केवी के हिसाब से इंसुलेशन लगेगा, चाला जो वाइंडिंग में इंसुलेशन लगेगा वो 11 केवी के हिसाब से लगेगा, ठीक। और अगर आपने जनरेटर से जो वोल्टेज पैदा किया, सिंक्रोनस जनरेटर, तुल्यकालिक जनरेटर जिससे वोल्टेज पैदा करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, अगर आपने ये वोल्टेज मान लीजिए 400 केवी पे पैदा किया, तो 400 केवी पे वोल्टेज पैदा करोगे तो आपकी जो वाइंडिंग है जनरेटर की उसमें 400 केवी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंसुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रचार लगाना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत उच्च विभव पे विद्युत का उत्पादन करोगे जनरेटर से तो आपको बहुत ज्यादा कुचालक करना पड़ेगा, और अगर आप निम्न विभव पे करोगे विद्युत का उत्पादन तो आपको कम कुचालक से ही काम करेगा। सो इसीलिए हमारे फायदेमंद क्या होता है कि विद्युत का उत्पादन करिए निम्न विभव पे, इससे क्या होगा, तो जनरेटर है जो वोल्टेज पैदा कर रहा है, पावर पैदा कर रहा है, उसमें कम कुचालक लगेगा, तुम्हारा पैसा बचेगा। हाँ, उत्पादन का विभव में करिए, ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करिए, क्योंकि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे अलग फायदे हैं कि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे करने से फायदा क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस कम हो गया, पतले कंडक्टर से ही काम किया। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है, इंसुलेशन कॉस्ट ऑफ जनरेटर इंक्रीजेस विद वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज ज्यादा करोगे तो इंसुलेशन की कीमत बढ़ जाएगी, इसीलिए उत्पादन कम विभव पर ही करते हैं कि कम विभव पे कम पैसे में काम हो गया, वोल्टेज बढ़ाकर उत्पादन करेंगे ज्यादा वोल्टेज तो इंसुलेशन कुचालक कीमत बढ़ जाएगी। सवाल ये है, प्रेषण की समान दक्षता को ध्यान में रखकर वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया तो चालक का आकार यानी एरिया, आपको तो पता है जो एरिया लगता है, एरिया का क्षेत्रफल एरिया की वोल्टेज है, तो एरिया विभव के स्क्वायर की अनुपात होता नहीं होता है, एरिया विभव के स्क्वायर की अनुपात होता है, वोल्टेज बढ़ेगा एरिया घटेगा, ये स्क्वायर है, तो क्या है, अगर वोल्टेज को n गुना बढ़ाया, स्क्वायर गुना एरिया क्या होगा, अगर वोल्टेज n गुना बढ़ेगा एरिया क्या होगा, एरिया 1/n के स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी मूल आम आपसे पहले से 1/n स्क्वायर गुना हो जाएगा, विल इंक्रीज टू 1/n स्क्वायर टाइम्स एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू, यानी अगर आप इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसको 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 गुना करोगे तो 9, 4 गुना करोगे 4 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा, 16 हो जाएगा खाली। तो वोल्टेज जितना करोगे चेंज उसका n स्क्वायर गुना, मतलब 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो जितना भी वोल्टेज चेंज करोगे उसका स्क्वायर टाइम्स वर्ग गुना चेंज होगा क्षेत्रफल, तो आपने वोल्टेज गुना किया क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा या 1/n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, तो लिखा बढ़ जाएगा, जरूरत नहीं बढ़ना और 1/n स्क्वायर सब यही है। मैं मतलब मेरी सैलरी बढ़ करके 1/4 हो गई, 1/4 का मतलब घटना ही है, तो मेरी सैलरी 1 लाख की 1/4 हो गई मतलब 25,000 हो गई, ठीक है।
वोल्टेज बढ़ा, एरिया घटा, एरिया घटा, आप कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/n है, कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ा 1/n स्क्वायर बढ़ा, मतलब वही है, 1/n स्क्वायर है ना, 1/n स्क्वायर मतलब घटी है, उसको भले करके बढ़ गया, कोई दिक्कत? आइए अब ट्रांसमिशन लाइन में हम फॉल्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सी फॉल्ट आपकी ट्रांसमिशन लाइन में होती है। देखो, एक होती है एलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन से ग्राउंड का दोष, एक होती है एलएल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन से लाइन का दोष, एक होती है एलएलजी फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, लाइन से ग्राउंड का दोष। क्या होता है बता रहा हूँ। यहाँ सबका पूरा नाम था हुआ है, ट्रिपल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ट्रिपल एलजी, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है जिसमें तीनों फेज शामिल होते हैं फॉल्ट में, अनसिमेट्रिकल जिसमें तीनों फेज शामिल नहीं होते फॉल्ट में। आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। फॉल्ट फॉल्ट दो प्रकार की है, एक अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस्ड और दूसरी है सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड। सिमेट्रिकल यानी बैलेंस्ड या संतुलित दोष, जैसे थ्री फेज फॉल्ट बोलते हैं, और एक अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस्ड फॉल्ट, असंतुलित दोष। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होती है? देखो, ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ग्राउंड है, ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ग्राउंड है। अगर आपकी फॉल्ट इसमें तीनों में हुई, इसमें भी लाइन टू लाइन, उसको बोलते हैं ट्रिपल एल, मतलब ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, तीनों शामिल फॉल्ट में है तो बोलेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट। क्या बोलेंगे? ट्रिपल एल, अगर तीनों फॉल्ट में शामिल है तो। और अगर तीनों के साथ फॉल्ट में शामिल है, 1 2 3 और लास्ट में ग्राउंड भी आ गया, इसको बोलेंगे लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। क्या बोलेंगे? लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। मतलब इसमें ये फेज भी है, ये फेज भी, ये फेज भी ग्राउंड है। मतलब ये तार टूटा यहाँ से, इससे टच हुआ, फिर से टच हुआ, जमीन पे टच हो गया, मतलब ये तार यहाँ से टूटा, इससे टच हुआ, इससे टच हुआ, फिर जमीन पे टच हो गया, मतलब ये और ये लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। इसमें क्या है? ये तार टूटा, इससे टच हो गया, ये टूटा, इससे टच हो गया, बस लाइन टू लाइन ग्राउंड नहीं शामिल, ग्राउंड से टच हुआ, मतलब ये ऐसे था, ये टूटा यहाँ से, इससे टच हुआ, फिर से टच हुआ, तीनों में टच हुआ, ग्राउंड से टच हुआ, तो लाइन टू लाइन बोलेंगे। यहाँ पे तीनों आपस में टच हुए, जमीन से भी टच हो गए। और एलजी फॉल्ट क्या है? एलजी फॉल्ट क्या है? ये हमारी आर फेज है, ये वाई फेज, बी फेज, ये कंडक्टर यहाँ से दूसरा जमीन पे टच हो गया, लाइन आके जमीन पे टच हो गई, आर है, वाई है, बी है, यहाँ से जमीन पे टच हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये क्या? एलएल फॉल्ट, ये टूटा जमीन पे टच हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब दोस्त, ये यहाँ से टूटा, इससे टच हुआ, जमीन पे टच हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मतलब अगर आर वाई बी तीन फेज है, इसमें इसको ये टूटा जमीन से टच हो गया, उसको बोलते हैं एलजी फॉल्ट। कोई भी हो सकता है, चाहिए टूटा जमीन से टच हो गया, एलजी फॉल्ट बोलते हैं। और एलएल फॉल्ट का बोलते हैं जब तीनों में से आपस में कोई दो चिपक जाए, ये टूटा इससे टच हो गया, बस इसको बोलेंगे एलएल फॉल्ट, क्योंकि लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब ये फेज और ये फेज आपस में टच हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये टूटा इससे टच हुआ, फिर से टच हो गया, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, एलएलजी। मतलब जहां झील गिरा मतलब जमीन से टच हो गया, ये टूटा जमीन से टच हो गया, ये टूटा जमीन से टच हो गया, ये टूटा जमीन से टच हो गया। एलएल का मतलब चाहिए और आपस में टच हो जाए, चाहिए और आपस में टच हो जाए, चाहिए और आपस में टच हो जाए, एलएल फॉल्ट है। एलएलजी का मतलब कोई दो आपस में टच हो, साथ में जमीन से टच हो जाए, एलएलजी हो गया। ट्रिपल एल का मतलब जहां पे तीनों फेज आपस में टच हो जाए, ट्रिपल एल। और ट्रिपल एलजी का मतलब तीनों आपस में टच हो ही नहीं, टूट के जमीन से भी टच हो जाए, ट्रिपल एलजी। तो देखो, हम इसको सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड फॉल्ट या थ्री फेज फॉल्ट इसीलिए बोल रहे हैं तो यहाँ तीनों फेज शामिल है। देखो आर वाई बी, इसको हम अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस्ड फॉल्ट इसीलिए बोल रहे हैं, तीनों फेज शामिल नहीं फॉल्ट में। यहाँ केवल ये फॉल्ट फेज शामिल है, ये दोनों नहीं है, यहाँ ये शामिल है, ये नहीं शामिल है, यहाँ ये दोनों शामिल है, ये नहीं शामिल है। तो जब तीनों में फॉल्ट नहीं हो रही है, कोई एक या दो में फॉल्ट हुई है, तो अनियमितता है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस्ड फॉल्ट। जब तीनों फेज फॉल्ट में शामिल हो, चाहिए, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। और अगर तीनों फेज फॉल्ट में शामिल नहीं है, एक या दो में फॉल्ट हुई है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ये एलजी, एलएलजी, ट्रिपल एलजी, ठीक। अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी फॉल्ट होती है? डायग्राम बना के पूछा कौन सी फॉल्ट क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी फॉल्ट होती है? सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होती है वो एलजी फॉल्ट होती है। मतलब बार-बार थोड़ी सी तूफान हुआ, एक तार टूटा, जमीन से टच हो गया। देखो आर वाई बी, ये जमीन है, ये टूटा, जमीन से टच हो गया। पेड़ आके गिर गया, कंडक्टर था, आधी तूफान आया, पेड़ आके जमीन पे टच हो गया, एलजी फॉल्ट। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होती है बार-बार अक्सर वो एलजी फॉल्ट है। सबसे अधिक होने वाला दोष, अक्सर होने वाला दोष एलजी फॉल्ट। सबसे कम होने वाला दोष कौन सा है? लीस्ट फ्रीक्वेंट फॉल्ट। तो आपका थ्री फेज फॉल्ट या थ्री फेज दोष सबसे कम। ये थ्री फेज में आप इसको कहो, इसको एक ही बात है, इसको कहो, इसको कहो, बहुत कम। कभी-कभी मतलब कभी-कभी ऐसा होगा कि आधी तूफान आई, पेड़ किस पे गिरा, ये इससे टच हुआ, इससे टच हुआ, या ये इससे टच हुआ, इससे टच हुआ, जमीन से भी टच हो गया। ये बहुत रेयर होगा। क्या होगा? बहुत रेयर। तो सबसे कम होने वाली जो फॉल्ट है वो है थ्री फेज फॉल्ट। सबसे ज्यादा कौन सी फॉल्ट होती है? एलजी फॉल्ट। मोस्ट सीवियर फॉल्ट यानी सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सी? थ्री फेज फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब होती तो बहुत कम है, लेकिन जब होती है तो बॉन्डर आ जाता है। सबसे कम खतरनाक कौन सी? एलजी फॉल्ट। होती तो खूब बार-बार, लेकिन सबसे कम खतरनाक होती है, यानी जो बार-बार बोलता है उसकी बात कोई सुनता नहीं है, और जो कभी-कभी बोलता है उसकी बात सभी लोग सुनते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी फॉल्ट सबसे ज्यादा होती है बार-बार? एलजी। कौन सी फॉल्ट सबसे कम होती है? ये सबसे खतरनाक कौन सी फॉल्ट है? ये थ्री फेज फॉल्ट। थ्री फेज में आपकी एलएल हो जाएगी, एलएलजी हो जाएगी। सबसे कम खतरनाक एलजी फॉल्ट, यानी लिखा हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी, मतलब खतरनाक होने का बढ़ता हुआ क्रम। एलजी फॉल्ट से ज्यादा खतरनाक एलएल, इससे ज्यादा खतरनाक है एलएलजी, उससे ज्यादा खतरनाक है ट्रिपल एल, उससे ज्यादा खतरनाक है ट्रिपल एलजी। मतलब इससे ज्यादा खतरनाक ये, उससे ज्यादा खतरनाक ये, उससे ज्यादा खतरनाक ये, उससे ज्यादा खतरनाक ये। एलजी फॉल्ट सबसे कम खतरनाक है, ठीक है। ये होती सबसे ज्यादा है, लेकिन है सबसे कम खतरनाक। सवाल की बात है ग्राउंड फॉल्ट कौन सी है? दे देगा, बताओ। एक एलएल फॉल्ट है, एक एलएल फॉल्ट है, एक एलजी फॉल्ट है, इसमें से कौन सी ग्राउंड फॉल्ट है? ग्राउंड फॉल्ट मतलब ऐसी फॉल्ट, ऐसा दोष जिसमें ग्राउंड शामिल हो। ग्राउंड इसमें शामिल है, ग्राउंड फॉल्ट हो गया। ये ग्राउंड फॉल्ट नहीं है, ये ग्राउंड फॉल्ट इसमें ग्राउंड शामिल हो, चाहे एलजी हो, चाहे एलएलजी हो, चाहे एलएलजी हो, ट्रिपल एलजी, ठीक है। ये देखो, ये ग्राउंड फॉल्ट, इसमें ग्राउंड शामिल है, ये ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड शामिल है, ये ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड शामिल है। जहां पे ग्राउंड शामिल हो गया फॉल्ट में उसको ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? सवाल आता है आपके एग्जाम में, जो मैं बता रहा हूं कि ट्रांसमिशन लाइन में जब फॉल्ट होती है तो फॉल्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए, दोष को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? तो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में हम इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर क्या करता है? फॉल्ट करंट को, दोष करंट को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको पता है इंडक्टर के अंदर से धारा का इकाई परिवर्तन नहीं होने देता है। इंडक्टर अपोजिट साइड के करंट, इंडक्टर के अंदर से धारा का इकाई परिवर्तन नहीं होने देता है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई दोष हुआ, कोई फॉल्ट हुई, करंट का इकाई बढ़ गई, उसको नियंत्रित करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं। सीरीज में इंडक्टर लगाएंगे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए या दोष को नियंत्रित करने के लिए। और ट्रांसमिशन के पैरेलल में इंडक्टर लगाते हैं, आज ही पढ़ा है, फ्रंट को कंट्रोल करने के लिए। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक। यहाँ पे लोड लगाई होगा, यहाँ पे लोड लगाई होगा, अरे बोलो, ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे लोड लगाओ। हाँ, अगर हम यहाँ ट्रांसमिशन के सीरीज में इंडक्टर लगाते हैं, किसे लगा रहे हैं? फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए, फॉल्ट करंट को, दोष करंट को। और अगर लोड के पैरेलल में इंडक्टर लगा रहे हैं, किसे लगा रहे हैं? लोड के पैरेलल में लगा रहे हैं इंडक्टर, ये हम लगा रहे हैं फ्रंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अरे बोलो,
ये इंडक्टर के दो सवाल हो गए। तो सीरीज इंडक्टर कब लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? सीरीज में और करंट या दो स्टेप को नियंत्रित करने के लिए। करंट में इंडक्टर कब लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के? करंट को कंट्रोल करने के लिए। वही लिखा है सीरीज इंडक्टर यूज्ड ट्रांसमिशन लाइन टू कंट्रोल फॉल्ट करंट और टू कंट्रोल शॉर्ट सर्किट करंट। जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाए ट्रांसमिशन लाइन में, कोई दो साझा करंट बहुत ज्यादा हो जाए, उस वक्त बहुत ज्यादा करंट को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज में हम लगाते हैं इंडक्टर प्रेरक। ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंडक्टर का यानी श्रेणी क्रम में प्रेरक लगाते हैं, इसलिए फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन है, सीरीज में इंडक्टर लगा दिया। और इंडक्टर हम पैरेलल में लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के फ्रंट को कम करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन के समांतर में प्रेरक का उपयोग फ्रंट को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलल में लगा दिया। यहाँ कोई लोड होगा उसके पैरेलल में लगा दिया, कोई दिक्कत? तो सवाल बार बार आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में यानी ऊपर जो क्या बोलते हैं पारेषण लाइन में ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया अगर या दोष आ गया, कोई करंट बहुत बढ़ गई, तो क्या करेंगे? इंडक्टर सीरीज लगाएंगे और इंडक्टर पैरेलल लगाएंगे। इंडक्टर पैरेलल लगाएंगे हम जब हमारे करंट को कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है। और तो दो याद रखो, बाकी तो बात की बात है। इतनी कहानी जो बताइए आपको समझ में आई या नहीं? अभी काफी कुछ पढ़ाना है, लेकिन गाने देते हैं, आप थक गए हो। ये अलग टाइप के सपोर्ट्स भी है। आइए कुछ पॉइंट्स और बता देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में अलग टाइप के खंभे होते हैं, किस टाइप के होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। सपोर्ट होते नहीं होते, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, उसके नीचे खंभा और नहीं होगा। ये एक होता है लकड़ी का खंभा, वुडन पोल, ये हम कब यूज करते हैं? ये 20 केवी वोल्टेज तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका कहां तक के वोल्टेज के लिए? 20 केवी तक के लिए। और लंबाई कितनी होती है? स्पैन कितना होता है? 50 मीटर। मतलब अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 20 केवी तक है और एक खंभा दूसरे खंभे के बीच दूरी 50 मीटर तक है, तो दूरी है 50 मीटर, मतलब एक खंभा यहाँ लगा, दूसरा खंभा 50 मीटर बाद लगा है, तो इतनी दूरी पे खंभा लगाना है तो लकड़ी का खंभा चलेगा। लकड़ी का खंभा में एक खंभा दूसरे खंभे के बीच दूरी 50 मीटर तक होती है, 20 मीटर वोल्टेज होता है। लकड़ी का खंभा जमीन के अंदर डाला जाता है तो सड़ने की संभावना होती है, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए हम क्रिसोट ऑयल का यूज करते हैं। CREOSOT, क्रिसोट मतलब अलकतरा जैसे ऑयल होता है। लकड़ी के खंभे को जमीन के भीतर सड़ने की संभावना होती है, जमीन में गड़ा हुआ है, बरसात हुई, पानी जमा सड़ जाएगा, इसलिए क्रिसोट तेल का या क्रिसोट ऑयल का उपयोग किया जाता है। बोलो, एक ये लकड़ी का खंभा, दूसरा स्टील का पुल। इसमें क्या होता है? दो खंभे के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर होती है। एक खंभा यहाँ लगा, दूसरा खंभा कितनी दूरी पे लगेगा? उसकी दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। स्पैन जो होता है दूरी 50 सेंटीमीटर होती है, इसका वोल्टेज 33 केवी तक होता है। स्टील पोल का इस्तेमाल 33 केवी तक के वोल्टेज के लिए करते हैं। कितना? 33 केवी तक का वोल्टेज है, स्टील पोल का इस्तेमाल करेंगे स्टील खंभे का, और एक खंभे दूसरे खंभे के बीच दूरी जिसको स्पैन कर सकते हो वो आपकी 50 सेंटीमीटर होती है। स्टील मतलब तरीके से लोहा, स्टील का जो पोल होता है उसको हम पेंट कर देते हैं कई बार, या उसको हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब उसके ऊपर स्टील खंभे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि उसमें जंग न लगे, खराब ना हो जाए। अन्यथा आपका खंभा बरसात में धूप में पड़ा हुआ है, जंग लगे खराब हो जाएगा, इसलिए जो खंभा होता है आपका उसपे हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, लेयर चढ़ाते हैं जिससे जंग न लगे, कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। या एक बार पेंट भी कर देते हैं। स्टील को सब गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, और पेंटेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए हम इसको गैल्वेनाइज कर देते हैं। स्टील के खंभे को जंग लगने से बचाने के लिए इसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है गैल्वेनाइजेशन का मतलब है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना। अरे बोलो, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना। लोहा है, जंग लग गया, धूप बरसात में पड़ा हुआ खराब हो जाएगा, गंगा बोलते हैं मूर्छा लग गया है सर, जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे या स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना। ऐड ए लेयर ऑफ जिंक और आयरन या स्टील, लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन। तो सवाल आता है कि गैल्वेनाइजेशन कहां किया जाता है? लकड़ी के खंभे में करोगे गैल्वेनाइजेशन? नहीं, स्टील के खंभे में करेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाता है वो दूरी और वोल्टेज, ऐसे इसकी दूरी और वोल्टेज, दूरी कितना? 50, वोल्टेज 20, इसकी दूरी 50 से 80, मतलब एक सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट, एक खंभे दूसरे खंभे की दूरी 50 से 80 मीटर के बीच हो सकते हैं, वोल्टेज 33 मीटर। और फिर आरसीसी को, आरसीसी का खंभा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसका पूरा नाम है REINFORCD, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या है? आरसीसी ये है, आरसीसी का खंभा खूब देखा है चिंटू ने। आरसीसी खोल सर, देखे हैं सर, ये है आरसीसी, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर, आरसीसी दिख रहा है, ये देखो रखा हुआ आरसीसी का नाम बन करके, पोल है सब आरसीसी लगाए जाएंगे। जिन नौकरी लगेगी बिजली विभाग में, सर हम बैच लोग पायलट कर लिए हैं, तो अरे जिन लोगों का लोग पायलट में सिलेक्शन होता है तो ट्रेन चलाएंगे, और जिनका लोग पायलट में सिलेक्शन बिजली विभाग में जाएंगे। ये क्या है? आरसीसी का खंभा है। तो आरसीसी का खंभा होता है, उसमें दूरी एक खंभे और दूसरे खंभे के बीच 80 से 100 मीटर रखते हैं, और वोल्टेज 33 केवी तक इसका होता है, यानी इसका वोल्टेज लगभग 33 केवी तक होता है। देखो, इसका वोल्टेज भी 33 केवी, इसका वोल्टेज भी 33 केवी। अंतर क्या है? इसमें दूरी 50 से 80 मीटर होती है, इसमें दूरी 80 से 100 मीटर होती है आरसीसी में। और सबसे लास्ट में आता है स्टील टावर, लंबाई 200 मीटर से ज्यादा। एक खंभा यहाँ लगाना, दूसरा खंभा लगाना 200 मीटर बाद, एक खंभा यहाँ, दूसरा खंभा 200 मीटर बाद, तो स्टील का टावर लगाते हैं, इसका वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा होता है। मतलब अगर वोल्टेज 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी कुछ भी हो, तो हम किसको लगाएंगे? स्टील टावर को। यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन फॉर वेरी हाई वोल्टेज, जब बहुत उच्च विभव का ट्रांसमिशन करना हो और बहुत ज्यादा दूर तक करना हो तो स्टील टावर का यूज करेंगे। स्टील टावर आपने देखा होगा, अरे देखा है कि नहीं? हाँ सर, खेतों में देखा है स्टील टावर, खेतों में देखा है सर स्टील टावर, ये देखा है कि नहीं? हाँ चिंटू, यही है स्टील टावर, यही है स्टील टावर। इस स्टील टावर से हम वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा दूर तक पावर को ट्रांसफर करना हो तो आप कर सकते हो। गांव में खेतों के बीच में लगा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है। तो अगर दूरी 200 मीटर से ज्यादा रखनी है, मतलब एक टावर और दूसरा टावर के बीच में दूरी 200 से ज्यादा रखनी है और वोल्टेज 33 केवी से ज्यादा, तो ये लगाओगे। इतना भारी पड़ता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे। ये स्टील का टावर है। तो सारे टावर का वोल्टेज और उसकी दूरी याद रखना, आप याद रखोगे। आज के लिए इतना ही देते हैं, ठीक है। पहली क्लास से आप लोग थक जाओगे, आपकी कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत हो बताइए, बताइए। आज की कहानी इतनी रहने देते हैं। बाकी जो लोग नए हैं, एलपी का इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का सुपर फास्ट बैच स्टार्ट हुआ है कर लैब पे, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सुपर फास्ट बैच, इसकी फीस 399, जिसका डेमो देख रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस बैच के लिए एलपी के लिए, और कंप्लीट बैच नहीं है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल टाइप का, या फिर बैच चल रहे हैं, आप लैब पे जाएंगे, सेकंड से बैच क्लिक करना, फिर जाइए रिलेशन सेक्शन पे जाना, और आपको सारे बैच दिख जाएंगे। और कुछ आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी ट्रेड की गारंटी। क्या आपको जो पढ़ाया गया, आप बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया, ठीक है सर। आपको याद रखना है इसको, कैसे याद रखना है? जो पीडीएफ आपके अपलोड कराई जाएगी, पीडीएफ से आप बार-बार रिवीजन करना, और दूसरा क्लास को आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है।
ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा टॉपिक जिसे बहुत ज्यादा कई बार समझाना नहीं पड़ता, तो हम ज्यादा स्पीड में चल पाते हैं। कुछ टॉपिक इसमें समझाना भी जाता है, कई बार स्पीड थोड़ी कम होती है। बट इसी तरीके से हम आपके जो जरूरी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए ऐसे सारा सिलेबस हम इलेक्ट्रिशियन का कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है, आधी अधूरी पढ़ाई की है और आपको डर लग रहा है, तो आप सुपर फास्ट ऐसे कर करके अपने ट्रेड में 35% नंबर बिल्कुल ले आओगे। ठीक है, तो आज हमने जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा लगभग 40% हिस्सा हमने पढ़ लिया है, लगभग आधा के करीब। आधा हिस्सा और बाकी है, वो किसी और क्लास में नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी। ठीक है, कुछ कहना है तो बताइए। श्री राम बोले ट्रेड का टेंशन है, ट्रेड का टेंशन नहीं लेने का। हमने 2 घंटे टाइम लिया और इतना आपको पढ़ाया। अगर टाइम और कम लेते कुछ चीज में और माइनस करके और जल्दी पढ़ा देते। जितना कम टाइम उस टाइम में भी आपको काम चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। प्रीतम बोल रहे ऐप पे क्लास का टाइम क्या होगा? ऐप पे क्लास का टाइम एक दो दिन में फिक्स कर देंगे। एक दो दिन में ऐप पे किस टाइम पे क्लास होगी? ठीक है, तो दिन का टाइम दो मुझे। हिमांशु बोल रहे अभी तक हमने ट्रेड से कुछ नहीं पढ़ाया, पास हो जाओगे। अगर आपको थोड़ी सी समझ है बेसिक चीजों की तो